सर कभी झगड़ा हुआ है शूट पे शूट पे? आपको मजे की चीज बताता हूँ, वो गाना आपने ही कंपोज किया हुआ है। अच्छा। फाखिर का गाना था, हम्म, उस पर मेरी मेरे डायरेक्टर से लड़ाई हो गई। अच्छा। तो लाइट के बेसिकली 4 रूल्स हैं: क्वांटिटी ऑफ लाइट, क्वालिटी ऑफ लाइट, प्लेसमेंट ऑफ लाइट, और एक और है वो मुझे याद नहीं आ रहा भाई। खैर सर, टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो गई है कि अभी आप देखें 2019 में हमने एक फिल्म शूट की थी, उसमें हम वेल्डिंग लगा के बिजली के इफेक्ट दे रहे थे। अल्लाह चलाए रखे, और उनको बहुत काम थे। हम सारे लाइट चेंज करने के लिए तैयार हैं, आप सारे म्यूजिक चेंज करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने काम यही करना है। सलाम अलैकुम राना भाई। सर वालेकुम सलाम। दुनिया आपको राना कामरान के नाम से जानती है और हम राना भाई कहते हैं। सर ये आप लोगों की मोहब्बत है। अरे सर, और ये आपकी भी मोहब्बत है। आप मुझे मतलब कहा नहीं है, पूरा नाम लिया करो मेरा। नहीं 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 शानी भाई, आप मतलब अरे सर, म्यूजिक की दुनिया है ओ सर, अरे सर, वे यूनिवर्सिटी है, तो हम सर 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 आप तो राना कामरान कहते हैं तो उसमें से भी साउंड निकलता है डिजाइन के साथ, लय में, बाकायदा सुर ताल के साथ। या सर मैं सोच रहा हूँ गाना बना लूँ अब इस पे। सर क्या हो रहा है आजकल? सर कुछ नहीं, एक फिल्म की है हम्म, जो कि एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, हम्म, शानी अरशद साहब, क्या तो उनसे उसका सर, ये जो हमारी है स्कोर डिज़ाइन करवाया है। खुश नसीबी है सर। तो अब देखें, बाकी लोग भी देखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या होता है उसके साथ। अभी आपने उसका टीजर पोस्टर अभी उसका रिलीज मैंने किया है। टीज़र पोस्टर डाला है, इंशाल्लाह जी रमज़ान के अंदर उसकी नेक्स्ट एक्टिविटीज़ जो भी शुरू होंगी, जी। प्रमोशंस और उसका ट्रेलर, उसका एक आध गाना, हम्म, तो वो हम थोड़ा सा लोगों को दिखाना शुरू करेंगे ताकि हम सही। उसको किस तरह लॉन्च करना है बताएं। अच्छा राना भाई, आप माशाल्लाह से इतने टाइम से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में और आपका इतना एक बड़ा रिकॉर्ड है, उस पे मैं बाद में बात करूँगा। पहले मैं इस पे आऊँ कि ये जो अचानक से हमें पता चला कि राना भाई ने फ़िल्म डायरेक्ट की है, सर ये कैसे इरादा हुआ, कैसे मूड बना आपका डायरेक्शन? अच्छा, डायरेक्शन का सीन ये था कि जिस टाइम पे मैं एज अ कैमरामैन जॉब करता था, तो बहुत सारे चैनल्स के लिए मैं फ्रीलांस, जैसे एक टाइम पे रॉयटर्स होता था या बीबीसी या सीएनएन होते थे, तो उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें मैं करता था। अच्छा, तो वो ठीक है। तब से थोड़ी सी एक आप उसको कहें कि कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया था कि यार शायद मैं कुछ कर लूँगा, तो कर लेता हूँ। तो उस टाइम पे मुझे एक स्क्रिप्ट आया करता था बीबीसी लंदन से कि भाई ये स्क्रिप्ट है, आप इसके ऊपर जाके सवाल जवाब पूछें और ख़ुद से जाके शूट करें, खुद ही आप करें। तो वो उस टाइम पे मुझे नॉर्मल लगा, पैसे अच्छे मिल जाते थे कि गए अकेले गए, जाके शूट करके आ गए। तो वो आहिस्ता 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 एक कॉन्फिडेंस आ गया था। फिर उसके बाद ड्रामाज मैंने बहुत किए हैं, बहुत पहले के ड्रामाज, इंडस के टाइम में ड्रामे करते थे। फिर उसके साथ साथ म्यूज़िक का भी शौक़ था, तो म्यूज़िक के अंदर स्टोरी क्या है, कैमरे के साथ एक्टिंग करना, तो वो बाकायदा काम है। शूट तो कोई भी माशाल्लाह अच्छा हम सब कर लेते हैं, लेकिन कैमरे को जो रिक्वायरमेंट होती है एक्टर की कि यार इससे ये और निखर के चीज़ आ जाएगी कि एक शॉट में आपको समझ आ जाएगा कि क्या दिखाना चाह रहा है, तो वो लैंग्वेज ज़रा सा, तो उसकी थोड़ी सी मुझे वो शौक था कि यार उसके साथ मैं क्या करूँ। तो स्क्रीन प्ले हो गया या शॉर्ट डिविजनिंग हो गई, इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहता था। तो आहिस्ता आहिस्ता वो डायरेक्शन अंदर का जो डायरेक्टर था वो वक्त के साथ साथ, मुझे नहीं पता अभी कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन एक डेवलप हो गया था, बनना शुरू हो गया था। तो बहुत अरसे से कुछ चीज़ें दिमाग में चल रही थी, छोटी शॉर्ट फिल्म्स चल रही थी, वो बनाई, फिर कुछ लिखी, कुछ लिखना, ऐसे दोस्त के साथ मिलके कुछ लिखना, चीज़ें शुरू कर दी। तो कुदरती तौर पे एक आदमी आ गया जिसने कहा हमारी फिल्म बना दे, तो शायद कोई नहीं बना रहा था। तो हमने कहा चले यार हम भी फारिग बैठे, हम उस पर काम शुरू कर देते हैं। तो 2-1 साल काम करके हमने एक चीज़ बनाई, तो हमने कहा यार ये तो हम कर सकते हैं। उसको डिज़ाइन किया, उसकी प्रोडक्शन डिज़ाइन की, तो बाकी आपके सामने। तो वो आए, अंदर का एक डायरेक्टर था, तो वो इस तरह से सामने आ गया। सर लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि पूरी एक होता है ना अंदर का डायरेक्टर, वो होता है सबके अंदर होता है, लेकिन फीचर फिल्म शुरू कर देना सर, ये मतलब मैं आपको सैल्यूट करता हूँ कि आपने ये हिम्मत पकड़ी। शानी भाई उसके लिए होता ही है कि मुझे लगा कि मैं इतना सारा जो काम पीछे किया, नबील हो गया, फिज़ा हो गई, मेरे एक दोस्त है फैसल रशीद, और बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, तो वो एक्सपीरियंस आपको ना हर बंदे के साथ कुछ ना कुछ मिलता है।
अच्छा, फ़िल्म का एक्सपीरियंस ये था कि मुझे शुरू से फ़िल्म ही करनी थी। मैं ड्रामे नहीं करता था, या मैं म्यूज़िक वीडियो करता था। टीवीसीज़ से मैंने पैसे कमाए और फिर मुझे लगा कि यार अब निकालो, इतना कुछ भरा हुआ है ना, इसको किसी तरह निकाल दो। तो वो आपके अच्छा, फ़िल्म के लिए हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है कि आपके पास वसाइल होना। बिल्कुल। एक अच्छा प्रोड्यूसर होना हाँ। और आपके पास अच्छा इक्विपमेंट होना। तो इक्विपमेंट मेरे पास था, प्रोड्यूसर अल्लाह ने भेज दिया। तो वो 2 चीज़ें जब मिल गई तो मुझे एक कॉन्फिडेंस था कि यार हाँ, ये अब हो जाएगा, कुछ बना लूँगा। तो मैं ट्राई करता हूँ, एक टीम बनाई, टीम के साथ मैंने शुरू किया, तो वो निकल कर आ गया कुछ। सर तो वो माशाल्लाह। मुझे लगा कि जो पीछे एक्सपीरियंस था, जितने भी लोगों की जो मदद थी, जिनके साथ भी मैंने काम किया, तो वो एक बड़ा काम आया मेरे। क्योंकि प्रोडक्शन डिज़ाइन खुद की, सारी चीज़ें खुद की और पहली फ़िल्म थी। लेकिन एक्सपीरियंस पीछे 22 साल का था, तो वो कहीं न कहीं काम था। अच्छा, यहाँ एक अजीब-सा सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, पता नहीं अब यहाँ पे वो रिलेटेबल है कि नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ, जब मैं म्यूज़िक कर रहा था, तो जब मुझे सिंगिंग का शौक़ शुरू में हुआ था, तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि यार तुम सिंगिंग मत शुरू करो, वरना ये सिंगर्स तुम्हारे पास आना छोड़ देंगे। तुम तो म्यूज़िक प्रोडक्शन करते हो, अभी तुम्हारे पास सिंगर्स की लाइन लगी हुई है, लेकिन तुम भी जब सिंगिंग में आ जाओगे, तो ये तुम्हारे पास आना बंद कर देंगे। तो ये एक खौफ डाला जाता है। मैं यहाँ पे आपसे पूछूँगा कि आप इतने डायरेक्टर के साथ काम करते हैं, अभी आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि यार मैं डायरेक्शन फ़ील्ड में आ जाऊँगा तो कहीं डायरेक्टर मुझे वो ना करना शुरू कर दें, मुकाबले में ना आ जाए? तो मसला पता है क्या है? ये है, बहुत से लोगों ने मुझे कहा भी, यार तुम डायरेक्टर क्यों बन रहे हो? हुँ, खामख़ा हम तुमने काम दे रहे हैं, इस तरह की चीज़ है। तो मैंने सोचा यार ये अभी मुझसे 2 साल पहले, 3 साल पहले ये बात कर रहे हैं, मज़ीद मुझे 3 साल और काम दे देंगे, और इन डायरेक्टर्स ये तो खुद आते हैं और पीछे से फिर हुँ, नया कोई ना कोई, तो रिप्लेसमेंट तो हर आदमी का कोई ना कोई होता है। हुँ, तो मैंने कहा कि यार अगर नाकाम ही होना है, तो जो दिल में है वो करके नाकाम हो जाऊँ। कम से कम दिल में ये ना रहे कि यार ये कर लेता तो शायद कामयाब हो जाता। तो नाकाम भी अगर होना है ना, तो मेरे दिल में जो था वो मैंने कर लिया। अब काम मिले ना मिले वो हुँ, अल्लाह की ज़ात है देने वाली। बेशक। जो देगी वो रख लेंगे। अब पहले भी कोई बाप-दादा की कमाई तो थी नहीं जो मैंने इतना कुछ बनाया। अल्लाह ने दिया था, बना लिया। अब हुँ। अगर नहीं भी होगा तो कोई मसला नहीं, हम तो मज़दूर आदमी हैं। नहीं, नहीं सर, लफ्ज़ नाकाम जो है ना बिल्कुल भी आपके साथ मैच नहीं करता। हाँ, नहीं, अच्छा नहीं लग ये रहा। नहीं, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ कि वो होता है ना डर, जो आपने कहा ना कि डर के यार मैं ये करूँगा तो हाँ। ज़ाहिर-सी बात है, वही वाली बात है ना कि यार हुँ, नाकाम हो गया, अब काम नहीं आ रहा। हुँ, तो यार दिल कर रहा था, ये मैंने कर लिया। सही। ये एक चीज़ कि यार ये काम नहीं मिलेगा, हो सकता है 5 साल बाद भी मुझे ना मिले, हुँ, और हो सकता है अल्लाह मियाँ इसके बनिस्बत मुझे आगे के 10 साल काम दे दे। तो ये डिपेंड सही। तो आपके ऊपर करता है। किस हुँ, बातें तो माशाल्लाह सारे भाई हमारे करते हैं, लेकिन किसी उनका मुझे मैं हुँ। बुरा भी नहीं माना किसी चीज़ का। मैंने कहा ठीक है, मेरे दिल में ये है, मैं कर लूँ, उसके बाद देखी जाएगी। लेकिन राधा भाई, मैंने फ़िल्म आपकी देखी है, मैंने ज़ाहिर है उसका म्यूज़िक स्कोर किया है, और मुझे कहीं से भी नहीं लगी कि कोई नया डायरेक्टर है। सर, खैर, मोहब्बत। ये अब मैं अजीब ही जुमला बोल गया हूँ, नया हो भी नहीं सकता। आप माशाल्लाह से इतने साल से इतने डायरेक्टर्स का नहीं, काम कर रहे हैं। हाँ, नहीं, आप नहीं, वो बेसिकली ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि डायरेक्टर्स का काम करते हैं, ये आप डायरेक्टर को काम बना के देते हैं। बिकॉज़ जब मैंने भी थोड़ा-सा विजुअल की तरफ ध्यान दिया, तो मुझे पता चला कि भाई डीओपी का कितना बड़ा रोल होता है। एक डायरेक्टर सिर्फ़ सोच सकता है, लेकिन उसको निकाल के देना पॉसिबल। वो डीओपी का काम होता है। हाँ, हमारे यहाँ है ये डीओपी उसके ख़्वाबों की ताबीर बनाता है। एग्ज़ैक्टली। असल में डायरेक्टर का बड़ा काम है जो सोचता है घर में बैठ के। बिल्कुल। और ये बात पता नहीं कहनी चाहिए नहीं चाहिए, कई कभी कभार वो बेचारा साल से वर्क सोच के बैठा होता है, डीपी जो है ना उसको अगले 2 मिनट में चेंज कर देता है सेट पे। तो ये होता है कि यार ये पॉसिबल नहीं है बॉस, हाँ। ये ऐसे हो जाएगा। तो वो हुँ, क्योंकि वो डायरेक्टर होता है, उसने एक साल से एक चीज़ सोची होती है, या जिसके हुँ, दिमाग में जो चीज़ होती है ना वो बड़ी होती है, लेकिन कभी कभी वो पॉसिबल नहीं होता, सही। या कभी कभी वो उस जगह के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से मैच नहीं करती। हुँ, कि यार आपने ये सोचा हुआ लेकिन इस इन्वायरमेंट में ये बनेगा नहीं, या आपकी हुँ, ड्यूरेशन इतनी नहीं है, या आपकी ये चीज़ इस तरह से कट में फजूल हो जाएगी, हुँ, इसको ऐसे कर ले। तो वो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो वो एक डीओपी ही करता है, हुँ, या तो फिर डायरेक्टर बिल्कुल एक ऐसा डायरेक्टर हो जो कि प्रॉपर डीओपी भी हुँ, हो, जिसको सब पता हो हुँ, कि मेरा आगे कट ही यही लगना है, और मेरा सिंगल शॉट है, इसकी ड्यूरेशन ये, इतना टाइम ये है, सही। तो इसको ऐसे ही करना है। तो वो डिपेंड करता है आप किसके साथ काम कर रहे हैं। मैंने तो हुँ, माशाल्लाह हर अच्छे डायरेक्टर के साथ काम किया, और मेरा जो बेशक। एक्सपीरियंस वो आपको सामने मेरी फिल्म में नजर आएगा। सही। कहीं ना कहीं कोई ना कोई डायरेक्टर जरूर नजर आएगा।
ज़्यादा काम मैंने नबील भाई के साथ किया है, फैसल रशीद के साथ किया है। ये पुराने दोस्त भी हैं। नबील 14-15 हाँ जी। साल 17 साल पुराना दोस्त है, फैसल 20-22 साल पुराना दोस्त है। तो हुँ, इनके साथ जो काम किया है, और बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं उनके साथ जिनके साथ भी काम किया, तो कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ एंगल वो छुपा हुआ रखा हुआ है आपके अंदर कि हाँ हुँ, यार ये मैंने वहाँ बनाया था, तो मैं यहाँ इसको अप्लाई करता हूँ। सही। तो वो चीज़ होती है आपके साथ। अच्छा राणा भाई, आपके बारे में एक और चीज़ बड़ी मशहूर है, टेक्नोलॉजी वाइज़ आप बहुत हमेशा अपडेटेड रहते हैं। इक्विपमेंट आपके पास हमेशा माशाल्लाह लेटेस्ट रहता है। तो सर अपने आप को किस तरह अपडेटेड रखते हैं? मतलब टेक्नोलॉजी की न्यूज़ कहाँ से आपको मिलती रहती हैं और कैसे? असल में शानी भाई ये शुरू से ही शौक था। जब हमने पहली फिल्म की तो हमें लगा कि यार हमारे पास जो है कैमरा, हम दुनिया जो है डिजिटल की तरफ जा रही है। हम अभी तक फिल्म पाकिस्तान में बनने की सबसे बड़ी रीज़न यही थी कि हम डिजिटल पे शिफ्ट बहुत जल्दी हो गए थे। तो हुँ, कैमरा था मेरे पास भी, फिल्म कैमरा था, लेकिन अचानक पता चला कि फिल्म तो डॉलर यहाँ बढ़ता जा रहा है, हुँ, तो एक्सपेंस उसके बढ़ते जा रहे हैं फिल्म के। तो डायरेक्टर बेचारे वो फिल्म तो नहीं कर सकते थे, तो डिजिटल पे हुँ, फिल्में बनना शुरू हुई। तो पहली फिल्म थी मेरी माहिमीर, उससे पहले भी 1-2 फिल्में थी। हुँ, तो माहिमीर हमने डिजिटल पहली फिल्म थी जो कि बनी थी। तो फिर हमने उसके फ़ौरन बाद ही नामालूम अफराद 1 फिल्म बनाई थी। तो उसके लिए हम हुँ, नया कैमरा परचेज़ करके लेकर आए थे, मैं, फ़िज़ा, हमने वहाँ ट्रेनिंग ली थी। तो हमें पता चलता कि यार फ़िल्म इसके ऊपर वर्क फ्लो ईज़ी है, इसके हुँ, ऊपर आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपने कैमरा खरीद लिया हुँ, तो बाकी डिजिटल है। सही। तो फिर आपको कार्ड लेके दोबारा कॉपी करके, तो वो एक सिस्टम समझ में आया कि यार इस पे तो हम फ़िल्म बना सकते हैं। हुँ, तो उसके लिए हम कैमरा लेकर आए, फिर हमने उसको फ़िल्म किया, फ़िल्म बनाई, फ़िल्म आपने ही उसको स्कोर किया। तो माशाल्लाह फ़िल्म नबील की हिट हुई। फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी फ़िल्म थी वो, पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए। उसके बाद तो फिर मुझे उस चीज़ से बड़ा ये हो गया यार, इसके लिए हमें इन्वेस्ट करना, अगर फ़िल्म इंडस्ट्री को बनाना है, हुँ, तो हमें हर दफ़ा कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो हर फ़िल्म के साथ जब भी फ़िल्म बनी तो मैंने वो पूरी इन्वेस्टमेंट उठा के अपने इक्विपमेंट में ही लगाई। उसमें से बस इतने पैसे रखे कि किचन चल जाए और हुँ, हमारी जो भी छोटे-मोटे खर्चे होते हैं, बाकी वाह! हमने इन्वेस्टमेंट जो है टोटल इक्विपमेंट में ही की है। कि अभी भी, आज भी अगर आप उठा के देखें तो हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट कैमरा एंड लेंसेज़ पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, हुँ, जो कि अगर गोरे बाहर से आते हैं या कोई बाहर से इंटरनेशनल क्रू आता है, तो उनको वो हुँ, जो भी चीज़ चाहिए होती है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर हमें फ़िल्म इंडस्ट्री को ग्रो करना है और इंटरनेशनल लेवल पे अपनी स्क्रीन को रखना है, हुँ, तो हमें थोड़ा-सा अपडेट रहना पड़ेगा इक्विपमेंट के। तो वो चीज़ थी। मैं अमेरिका जाता हूँ, बैंकॉक गया हूँ, जहाँ भी जाता हूँ तो वहाँ इन्फॉर्मेशन मिलती है आगे के 10 साल क्या होने वाला है, कौन-सी हुँ, नई चीज़ आने वाली है। सही। आगे आप एडिट के अंदर क्या नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, कैमराज़ में क्या आने वाला है। तो उससे अपडेट रह के जो भी चीज़ हम हुँ, अवेलेबल ईज़िली हमारे लिए हो जाती है, उसको हम लाते हैं। हुँ, और अपनी इंडस्ट्री के लिए हम चाहते हैं कि हमारे लोग जो नए आने वाले हैं, हुँ, कम से कम हमें नहीं मिला वो हुँ, चांस कि हमें कोई नया सामान मिल जाए सही। या हमें कोई चीज़ मिल जाए, तो मैं बड़ा ये करता हूँ कि दूसरे जो लोग आते हैं, जो नए लड़के हुँ। काम करने वाले हैं, उनके लिए इंडस्ट्री कम से कम खुले, ताकि इंडस्ट्री हमारी और आगे जाए। अच्छा राना भाई, काफ़ी बॉयज़ से मैं मिला हूँ जो आजकल जो फ़िल्म मेकर्स हैं, इंडी फ़िल्म मेकर्स हैं। काफ़ी बच्चे जो है ना बहुत आपके बड़े-बड़े फ़ैन्स हैं, आपको काफ़ी फ़ॉलो करते हैं। लेकिन पता नहीं अब ये इस मामले में शायद मेरी नॉलेज थोड़ी कम है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे ना अभी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है या मैं कोई फ़िल्म स्कूल उस तरह नहीं है। यहाँ पे हैं कुछ, लेकिन मैंने कभी सॉरी टू से मुझे अच्छा रिज़ल्ट वहाँ से कभी देखने में नहीं मिला। हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी काम इवन मुझे भी मिला के हम सब जो है ना वो हैं सेल्फ मेड, कि खुद से सीखा, सीखा, सीखा यहाँ तक आए। असल में शानी भाई इसका जवाब ये है, कि हमने खुद सीखा ना, हुँ, तो आज हम यहाँ हैं। तो असल में हमारे पास जो स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज में जो भी फ़िल्म मेकर्स पढ़ा रहे हैं ना, हुँ, माज़रत के साथ उन्होंने किसी ने फ़िल्म ही नहीं बनाई हुई। पढ़ा भी वो रहे हैं जो वहाँ से बैच आउट हो रहे हैं, हुँ, तो वो बेचारे पढ़ा रहे हैं। उसमें मसला ये है कि वो नौकरी हुँ, वाला एक सिस्टम चल गया है। हुँ, तो अच्छा, हमारे यहाँ जो अभी फ़िल्म मेकर, जो फ़िल्म मेकिंग जिनको पढ़ानी चाहिए, उनको टाइम लगेगा, उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो ऐसे ही। फ़िल्म मेकिंग पढ़ाएँ। हुँ, ठीक है? या किसी कोई इंस्टीट्यूट उनको इतना पैसा दे कि वो हुँ, आके इन्वेस्ट। मुझे लगता है आगे आगे आने वाले सालों में जब मैं थोड़ा रिटायर्ड हो जाऊँगा, या और मेरे अच्छे डायरेक्टर दोस्त रिटायर्ड हो जाएँगे, तो शायद वो कहेंगे यार हुँ, अब हम जाके फ़िल्म पढ़ाते हैं। तो हमारे हुँ, इंस्टीट्यूट्स में एक ऐसा काम आना शुरू हो जाएगा कि वो अपना एक्सपीरियंस 40-40 साल वाला, 45 साल क्या वाला, 20 साल वाला जाके शेयर करें। अभी जो लोग पढ़ा रहे हैं उनके पास एक्सपीरियंस क्या है? उनके पास तो बस बुक में ही है, जो उन्होंने बनाए हुए हैं, एक साल कोर्सेज़ जो चल रहे हैं, वही वो पढ़ा रहे हैं। तो वो वाले जो प्रैक्टिकल, जैसे कि आप हैं, आप
आपने साउंड सुना, सीखा, बनाया, अप्लाई किया, तो आपको खुद पता है मेरी क्या गलतियां थी, अब मैं वो नहीं करूंगा। तो वहां पे वो वाला एक्सपीरियंस ही नहीं है ना। तो जब आपको लगेगा कि हाँ यार अब सब कुछ हो गया, अब मैं अपना कोई इंस्टीट्यूट खोलूं जहाँ पे मैं साउंड पढ़ा सकूं, फिर वो जो आप नॉलेज देंगे ना बच्चों को, तो वो एक अलग लेवल की होगी, क्योंकि आप प्रैक्टिकल करके उस चीज़ को आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो लोग पढ़ा रहे हैं उनका प्रैक्टिकल नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि मैं तो बहुत शौक है मुझे, मैं तो, मेरे दोस्त हैं डायरेक्टर्स जो फिल्म इंडस्ट्री का नहीं, कमर्शियल्स के जो काम कर रहे हैं, तो उनको मैं कहता हूँ कि मुझे बुलाएं यार, मुझे बड़ा शौक है, मैं प्रैक्टिकल दूँ। मतलब प्रैक्टिकली आप बताएं कि एक छोटी सी जगह पे आप क्या कुछ कर सकते हैं। लाइटिंग जो है मूड चेंज कर देती है, आपके एनवायरनमेंट चेंज कर देती है। आपको सुबह बनानी है, रात बनानी है, शाम बनानी है, ड्रामा बनाना है, मिस्ट्री बनानी है, जो भी करना है वो आपने लाइट से मूड चेंज करना है। तो जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि लाइट से आप ये कर सकते हैं, तो आप आगे सीख नहीं पाएंगे। अच्छा राणा भाई, उस दिन हम बैठे हुए थे तो जिक्र निकला, आपने कहा कि आपने पहले शुरू में म्यूज़िक भी सीखने की कोशिश की थी। गलत हो गया शानी भाई। नहीं, ऐसे कह वाकई। रहा हूँ। अच्छा, म्यूजिक का ये था, म्यूजिक तो पता नहीं क्यों बचपन से ही ना बड़ा रिदम विदम ये वो चीज़ें ना बड़ा शौक था। तो हमारे इलाके में एक अलियाबाद इलाका है, तो वहाँ पे तो ना एक फाइन आर्ट एकेडमी के नाम से एक वो खुला था। हम मोहल्ले के 4-5 लड़के थे, तो हम लोग जो ना 14 अगस्त पे जो भी इवेंट आता था, अब अगर शब बारात आ रही है या 12 रबी अव्वल वाला, तो नात ख़्वानी का एहतमाम कराना, 14 अगस्त आ रही तो छोटा मोटा फंक्शन कराना, और ये वो करके झंडियाँ वंडियाँ लगा के कुछ ना कुछ करते रहना। तो वो एक फाइन एकेडमी टाइप एक चीज़ आई, तो उन्होंने, हमने कहा यार वहाँ हिस्सा देते हैं, हम सीखना शुरू करते हैं। तो बेसिक्स सा ही, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था हमें, हफ्ते की 2 क्लासेस 3 क्लासेस होती थी, तो अभी सारे गामा पाधा पे ही थे, और हारमोनियम और छोटी मोटी चीज़ें, अभी वो बेसिक के अभी करना क्या है, सीखना क्या है, इसमें ही थे। तो अब्बा ने जो है हमें कूटा कि बेटा ये क्या कर रहे हो, तो करना ही नहीं है। तो बस फिर वो बैक हो गए, बस वो थोड़ा सा एक आया था, लेकिन बीच में वो चीज़ तो ख़त्म हो गई, क्योंकि वहाँ तो बाकायदा रजिस्ट्रेशन थी, नाम वाम लिखे गए थे, ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब जाके चीज़ें किसी की मेहंदी में कॉन्गो वोंगो बजा दिया, कहीं जाके नाच गा लिया, कुछ इस तरह की चीज़ें कंटिन्यूसली कोई तकरीबन कोई अच्छे खासे टाइम तक चलती रही। फिर उसके बाद बस इधर ही रह गया था, ये निकला नहीं फिर बाहर। सर आपकी फेवरेट सिटी कौन सी है पाकिस्तान में दुनिया में, कहीं पे भी, मतलब नंबर 1 नंबर 1 फेवरेट सिटी? सर लॉस एंजलिस। हाय हाय, क्यों? अच्छा, वहाँ पे ना हर तरफ एक फ्रेम है और एक स्टोरी है। मतलब आप पैदल भी चल रहे हैं तो आपको मज़ा आ रहा होता है, घूमने में मज़ा आ रहा होता है, इन्वायरमेंट है, और वो जगह है, मुझे लगता है उसकी हवा में ही एक आर्टिस्ट है, उसकी हवा में भी ना, मतलब आपको लगता है कि यार यहाँ होना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए, यहाँ बनना चाहिए, कुछ बनाए। तो बस मैं जब लॉस एंजल्स गया था, मुझे ना एहसन भाई ने एक चीज़ ऐसी बताई हुई थी कि यार वहाँ का जो स्काई है ना, बड़ा वो स्काई से पकड़ा जाता है कि ये आप जो है ना आप कैलिफोर्निया में। और ये लिटरली, मैं जब लॉस एंजल्स गया था तो मैंने सिर्फ एक नॉर्मल सी एक पिक्चर ली थी, और ये बात है 2014 हाँ 13-14 की बात है ये। तो उस वक्त इतने अच्छे भी खैर फ़ोन्स नहीं थे मेरे पास, एक आईफोन था पुराना वाला, तो मैंने पिक्चर ली थी। वो आज भी मेरे पास, वो पिक्चर पड़ी है, वो ऐसे लगता है कि जैसे क्लीन, जैसे ना किसी ने वो पोस्ट कार्ड के लिए ना किसी ने प्रॉपर तस्वीर खींची हुई है। हाँ, नहीं वहाँ का है वेदर इतना क्लीन है, लाइट तेज। हाँ। अच्छा, जब वेदर क्लियर होता है ना तो लाइट बहुत तेज होती है, तो स्काई जितना लाइट ज़मीन से रिफ्लेक्ट होती है, हर चीज़ खिल के नज़र आती है। तो वहाँ पे हमारे यहाँ तो माशाल्लाह लाइट पे भी ऊपर इतने सारे फिल्टर्स लगे हुए हैं कि फेस तक पहुँचते पहुँचते वो जो है कुछ रोशनी धूप की जो है कुछ हो जाती है। तो वहाँ क्लीन वेदर, क्लीन लाइट, क्लीन, मज़ा आता है, इन्वायरमेंट है। तो काफ़ी, मैं जब भी जाता हूँ वहाँ पर 4-5 दिन 6 दिन जो है अकेले रह के घूमना बड़ा एंजॉय करता हूँ। अच्छा सर, पाकिस्तान में आपकी फेवरेट लोकेशन कौन सी है जिसमें आपको मज़ा आता है कि यार इधर जो शॉट बनता है ना? शानी भाई, पाकिस्तान में बहुत सारी फेवरेट जगह है, डिपेंड करता है कि किस क्या मूड है। अब जैसे फर्ज करें, मैं रहने के हिसाब से कह रहे हैं, आप शूटिंग के हिसाब से कह रहे हैं? मैं शूटिंग के हिसाब से कि शूटिंग आप जहाँ की आपके फ्रेम्स। शूटिंग डिपेंड करती है बॉस कि यार अगर अब जैसे हमने लोड वेडिंग की थी नबील ने और मैंने, तो हम लोग रैकी पे 1.5-2 हफ्ते हम रैकी पे थे। मतलब वो सबसे हमारी बड़ी रैकी थी उस टाइम की, कि कराची से बाहर जाके हम लोग एक वैन के अंदर घूम रहे थे। हमें जो जगह पसंद आई, हमने कहा कराची पंजाब में तो करनी ही करनी है, ये कराची में तो नहीं कर सकते फिल्म।
तो पंजाब हमने इतना घूमा और हमने लोड वेडिंग के अंदर जिस तरह से पंजाब दिखाया, कोशिश की दिखाने की, मुझे नहीं पता लोगों को कितना अच्छा लगा, लेकिन हमने अपने तौर पे अपने का यार हम एक अच्छी पाकिस्तान की स्क्रीन, पाकिस्तान का पंजाब एक स्क्रीन में कैप्चर करके दुनिया को दिखाएं, क्योंकि फिल्म इंटरनेशनल लेवल पे जाती है, तो उसको जितना अच्छा करके हम दिखाएं, तो वो पंजाब अगर की कोई ऑनर की फिल्म है तो पंजाब, कराची है तो नामालूम अफराद, मैंने तो इस्लामाबाद में भी शूट किया हुआ है, चतराल, गिलगित बल्तिस्तान, सवात, सब जगह ही शूट किया हुआ है, तो हर जगह की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। तो बेस्ट है जब जो आपको स्क्रिप्ट के हिसाब से होता है, तो हम उसके हिसाब से ही, पाकिस्तान में मेरे ख्याल से हर तरह की चीज़ मिल जाती है आपको शूटिंग के हवाले से। कोयटा तक भी शूट किया हुआ है, हाँ। एक फिल्म है हमारी कोयटा, वो रिलीज़ नहीं हुई कभी, लेकिन हज़ारा बिरादरी के ऊपर हमने शूट की थी 2011 में, तो वो उसमें भी आप देखें तो कोयटा इतना खूबसूरत शहर है, हर सिटी जो है अपनी स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी बनाती है। सर एक मासूमाना सा सवाल है, सर मासूम इसलिए बोल रहा हूँ कि आप माजरत माफ़ कर दीजिएगा अगर कुछ ऊट पटांग हो मतलब ऊट पटांग, सिनेमाटोग्राफी की फ्रेमिंग में या जो फोटोग्राफी की फ्रेमिंग होती है, इसमें कितना कितना फ़र्क है? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, डीओपी सिनेमाटोग्राफर और फोटोग्राफर बेसिकली एक इमेज देखता है, एक लम्हा देखता है कि ये मैंने खींच लिया बस, ये मतलब ये बेस्ट है। अच्छा, उसमें लाइट, एनवायरनमेंट जो भी होता है वो एक कैप्चर हो जाता है। सही। सिनेमाटोग्राफी जो है, जो कि आप फिल्म के लिए जब आप कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको लाइव देना पड़ता है, ठीक है। उसमें आपकी लाइट की कॉन्टिन्यूटी है कि मेरे अगर इस शॉट में सूरज इधर है तो अगले 15 मिनट में सूरज आपका वेट नहीं करेगा, हो सकता है टर्न होकर आपके फेस पे आ जाए, तो उसका ख्याल रखना पड़ता है कि यार मैं इसको जितनी जल्दी हो सके इस एरिया को, इसको या इसके कोई, इसको लाइट चली जाएगी तो मुझे लाइट कट करके मुझे इसके जैसी एक लाइट बनानी होगी। तो ये उसके अंदर फ़र्क है कि आपको लाइव बहुत कुछ आगे तक सोचना पड़ता है कि यार ये सूरज मेरे पास 15 मिनट का है, तो मैं अपने डीपी या अपने डायरेक्टर से बात करूंगा कि बॉस ये 15 मिनट में ले लीजिएगा, वरना ये लाइट बर्बाद हो जाएगी, तो फिर हम कॉन्टीन्यूटी में फंस जाएंगे, लाइट कॉन्टीन्यूटी में। तो वो जो डीओपी है उसका एनवायरनमेंट बना, वो जो सिनेमाटोग्राफर है उसका एनवायरनमेंट बनाना वो ज़्यादा मुश्किल है यहाँ के एक स्टिल फोटोग्राफर के मुकाबले में। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि काफ़ी लोगों को ये गलत फहमी है कि यार आपको अगर आप फोटोग्राफी में अच्छी फ्रेमिंग कर लेते हैं ना, तो अब इस फोटोग्राफी में कैमरा पैन नहीं होता, राइट, ठीक है, आप लाइव नहीं दिखा सकते कि वो बंदा नहीं है, ये जा रहा, मूवमेंट नहीं है। सिनेमाटोग्राफी जो है वो बेसिकली कैमरे के साथ एक्टिंग है। आपका एक्टर बैठा हुआ है, बैठ के खड़ा होता है, खड़े होके जाके पानी पीता है, वापस उठता है, फिर किसी और जाके बात करता है, तो उसके साथ कैमरा मूव है। तो उस मूव को डिज़ाइन करना, जहाँ वो रुका तो कैमरा रुका, वो बैठा तो कैमरा साथ बैठा, तो ये फोटोग्राफी है, बट ये स्टिल नहीं है। स्टिल में तो मतलब आपने कैमरा रोका हुआ है, कोई आया बैठा और चला गया, तो वो एक स्टिल फोटोग्राफर यही करेगा। सही कि यार वो मेरा कैमरा लॉक है, आप उठ के आपने पानी पिया और बैठे, तो ख़त्म, शॉट ख़त्म, तो कैमरा फिक्स है। कैमरे को जब तक कुछ मिलेगा नहीं तो फिल्म नहीं बनेगी। सही। व्यूअर को आपने साथ इंगेज रखना है अपने, कि आप क्या कैमरा क्या क्या कर रहा है उसके साथ। तो स्टिल तो आप बना लेंगे, बहुत अच्छी तस्वीर खींच लेंगे, लेकिन सिनेमाटोग्राफर जो है ना वो हर तरफ देखता है कि यार मेरी लाइट, कमरा, हर चीज़ आ रही है, तो उसका फ्रेम वो, हाँ, वो जितना अच्छा लम्हा उसको पता होगा ना शूट करना है, कि मैं एक तस्वीर लूँ जो कि तस्वीर लगे ना कि ये क्या कहते हैं डिज़ाइन की हुई है, तो वहाँ पे उसका कमाल होगा। वो एक क्लिक उसका जो है कमाल होगा कि यार क्या तस्वीर खींची है, वो आपको आँख को लगेगा कि यार ये तो कमाल कर दिया, वहाँ वो कमाल है। वहाँ पे सिनेमाटोग्राफर सोचेगा कि यार वो पता नहीं लम्हा ही कब आएगा, वो उसको उसकी सिक्स सेंस बताती है कि यार अब आएगा, वो उससे पहले रेडी होता है। ये बड़ी मज़ेदार इस तरह की छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं शूट्स की, जो लोगों को सुनने में बड़ा मज़ा आता है। मुझे बताया कि फ़नी इंसिडेंट किसी शूट पे। एक नामालूम अफराद, क्या मैं आपको सीन बताता हूँ। लोग ये समझे कि कोई हड़ताल हुई है जिसकी वजह से रोड ब्लॉक हुआ है, तो फायर ब्रिगेड, हमने इतनी मुश्किल से बस को आग लगाई और फायर ब्रिगेड आ गई आग बुझाने के लिए। अब वो कह रहे हैं हट जाओ हम आग बुझाएंगे, भाई हमने लगाई, वो कह रहा तुमने क्यों लगाई है,
अब हम कह रहे हैं भाई हम तो फ़िल्म की शूटिंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो समझ रहे हैं कोई हड़ताल हो गई, कोई वजह हो गई जिसकी वजह से ये रोड ब्लॉक किया हुआ है इन्होंने। अब वो पुलिस आ गई है। अच्छा पुलिस जो थी उस टाइम पे नबील भाई ने परमिशन ली थी शूट करने की, उनको पुलिस को भी नहीं पता था कि आग लगानी है। अब वो पुलिस के जब एसएचओ को डीएसपी को वहाँ पे इन्फॉर्मेशन गई है भाई यहाँ तो ना आग लगी हुई है, यहाँ तो रोड पूरा ब्लॉक किया हुआ है और वो कह रहे हैं कि शूटिंग की है, पुलिस को पता है। तो वो सब बड़ा सरप्राइज था, वो कह रहे हैं कि भाई हमें तो ये पता है कि शूटिंग हो रही है, आगे लगी हुई है ये हमें नहीं पता। वो पुलिस खुद वहाँ मौजूद आ गई ना, एसएचओ ने कहा कि 15 मिनट में आग बुझा दो वरना मैं तुम सबको उठा के ना थाने में बंद कर दूंगा। अब वो सिचुएशन में भाई बड़ी मुश्किल से हमने अपनी शूट कंप्लीट की बाद में और उसके इत्तेफाक से उसी दिन एमए जिन्ना रोड के ऊपर एमक्यूएम की एक जलसा हो रहा था। तो उधर न्यूज़ के जो लोग थे या रिपोर्टर्स थे उन्होंने उनके जो रहनुमा थे एमक्यूएम के जो बड़े आए हुए थे उनसे कहने लगे कि एक तरफ आप जलसा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने हड़ताल कराई हुई, वहाँ आप आगे लगा रहे हैं, रोड ब्लॉक किए हुए। तो वो बेचारे परेशान थे, कह रहे यार हमने तो कोई, हम तो खुद कह रहे नहीं आपके लोगों ने वहाँ आग लगाई हुई है, रोड बंद। तो इस तरह की एक सिचुएशन बन गई थी। तो बड़ी मुश्किल से हमने वो जगह रैप की और ख़त्म करके जल्दी से बस लगाई हुई, बस में आग, गाड़ियों में आग, टायरों में आग, और हमारे लोग डंडा बिरदार जो है वो लेके, सारे एक्टर थे, कोई भी बदमाश नहीं था, लेकिन वो एक सिचुएशन। तो इस तरह की कई सिचुएशन हम लोड वेडिंग के बीच में हम लोग रोड के ऊपर शूट कर रहे थे, लोगों ने अजाब कर दिया था हमारा वो शूट करना। पूरा डस्का शहर उस दिन रोड के ऊपर आ गया था और हमारे स्टार कास्ट फहद मुस्तफ़ा और महविश हयात थी। तो वो एक जो था वो लोगों के लिए ये था कि एक तो छोटा सा शहर है सियालकोट का डस्का और यहाँ पे शूटिंग, और वो भी रात के टाइम। तो हमें एक वहाँ पर वो शूट लग नहीं सकी फिल्म के अंदर, इतना रश हो गया था। अच्छा। वो लगा ही नहीं वो सीन फिल्म के ओह! बीच में। तो इस तरह के मसले मसाइल हो गए थे। उससे एक रात पहले हमारी टीम को लाहौर आर्ट टीम को हमारी जो डस्के की पुलिस है वो उठा के ले गई, थाने में ले जाके बंद कर दिया। ओए! और सुबह हमारी शूट है, 5 बजे जाके फिजा हमारी जो प्रोड्यूसर है बेचारे उनको छुड़वा के लेकर आई। बड़ी मसले। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, कभी लड़ाई हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो इस तरह के किस्से बहुत हैं। जैसे कि गांव के अंदर शूट कर रहे थे, डस्का शहर था, डस्का शहर से कोई 18 किलोमीटर एक गांव था गरतल, वहाँ डेली हम शूट पे जाते थे। तो वहाँ जब हम पहली दफ़ा गए तो फहद मुस्तफ़ा गांव के लिए एक बड़ा होता कि यार फहद मुस्तफ़ा आ गए हमारे गांव में। तो वो बड़ा रोज़ सुबह लोग छतों पे चढ़े हुए हैं, गलियों में आए हुए हैं। तो हमने वहाँ 20-22 दिन शूट किया। तो एक हफ्ते बाद लोग निकलते ही नहीं थे, वो तो रोज़ ही आते हैं। तो फहद और मैं बाइक पे भी या नबील के साथ हम लोग ऐसे भी रैंडम भी घूम रहे थे। तो मोहल्ले वाले हमें जानते थे कि यार हाँ ये तो शूट कर रहे हैं, तो रोज़ ही आते। तो सब अपना अपना काम कर रहे थे। वो एक नॉर्मल हो गया था कि जैसे हम वहीं रहते हैं। किसी के भी घर में हम चले जाते थे, कोई भी घर में बुला के चाय पिला देता था, खाना खिला देता था। तो ये बड़े अच्छे मेमोरीज हैं, अच्छी यादें हैं, हर प्रोजेक्ट के साथ कुछ ना कुछ। ये अभी मैंने भी एक म्यूज़िक वीडियो किया था पंजाब में ना, अंदरून किसी गाँव में। तो अच्छा मुझे ये लोग डायरेक्टर है वो अली ऑन, ये लोग सब इन्होंने ना मुझे कंफर्ट में रखा कि यार आप ना शाम में आइएगा, आपकी लिपसिंग लेंगे हम, क्योंकि स्टोरी हम शूट कर रहे हैं, आप ख्वार मत होना। सही। ठीक, शाम में आए आप, आपकी 2-3 घंटे बस हमने लिपसिंग शॉट लेना है, उसके बाद हम आपको गाड़ी में बैठा के वापस लाहौर भेज देंगे। अच्छा मैं उसी तरह हम लोग शाम को 4 बजे मैं पहुंचा। तो जब मैं उधर गया तो मैंने देखा कि मुझे लगा कि पता नहीं ये कोई जलसा हो रहा है, कोई क्या सीन है, कहीं गाड़ी फंस गई है। तो उसने कहा नहीं नहीं यही जगह है, यहीं पर है शूट। तो मैंने कहा इतना रश क्यों लगा हुआ है? सर वो उधर कोई 400-500 बंदा पता नहीं कहाँ से दूसरे गांव से भी आ जाता है। एग्जैक्टली। मेला लगा हुआ है उधर। और मैं खैर वो अंदर गया, मैं बाल मैंने सेट वेट किए, कपड़े वपड़े मैं होटल से पहन के गया था। इतना मुश्किल हुआ मुझे वहाँ पे लिप सिंक करना। अब मुझे ना वो रोमांटिक गाना है और मुझे ना थोड़ा सा एक्सप्रेशंस भी देने, मुझे यूँ भी देने। और मतलब ये इस जगह पे सिर्फ मेरे पीछे बैकग्राउंड खाली है और मेरे सामने जो है ना, मेरे 10 कदम पे जो है ना 400 बंदा खड़ा हुआ है। ये इस तरह की चीज़ें बड़ी बड़ी फेज होती हैं हम लोग तो। इसीलिए फिल्म जो है ना हमारे असल में गांव देहात के अंदर ये चीज़ें होती कहाँ है, वहाँ तो मेले लगते हैं, बिल्कुल। तो वहाँ आवाम जाती है। हमारे साथ भी होता था। हम अब जैसे जब कर रहे थे होते थे फिल्म वगैरह, तो इतना रश होता था कि हमें रस्सियां बांध के एक एरिया बना दिया होता था कि यार अच्छा ठीक है देखनी है ना, आप यहाँ तक आ जाए फिर देखें।
हम पहले से उस चीज़ के लिए रेडी कि 10-15 लड़के हमें सिर्फ इसीलिए चाहिए कि यार पीछे पीछे बैकग्राउंड से भी कोई ना घूमे। तो वो प्रोडक्शंस के लिए तो फिर इतना हमें करना पड़ता है। अच्छा राणा भाई, जैसे आपने कहा कि आप शुरू से फिल्म करना चाहते थे, आपकी जब पहली फीचर फिल्म थी, पहला प्रीमियर, पहली दफ़ा जब आपने अपनी फिल्म को स्क्रीन पे देखा बड़े पर्दे पे, सर क्या फीलिंग्स थी? शानी में पहली दफ़ा जब फिल्म देखी ना, तो फिल्म ही नहीं देखी, अपनी गलतियाँ देखी कि यार अच्छा ये हो गया मुझसे। तो फिल्म मुझसे देखी, मुझे स्क्रिप्ट मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि पहली दफ़ा आप बड़े पर्दे पे अपनी ना चीज़ें देख रहे थे ना, तो वो पर्दा नहीं, बेसिकली आईना है, वो आपको आपकी दिखा देता है कि बेटा आप ये हैं। तो मैं तो वही देखता रहा, मैंने कहा यार अच्छा। तो मैंने कोई 7वीं-8वीं दफ़ा जाके फिल्म देखी, उसको एंजॉय किया। मैंने कहा यार अब हर दफ़ा मैं वही गलतियां दोबारा क्यों देखूं। ठीक है, वो अब मैंने उनको आगे जाना है, उनको देखना है, अब मैं फिल्म देखता हूँ। फिल्म को मैंने कोई 8वीं 9वीं दफ़ा जब देखी तो मैंने फिल्म को एंजॉय किया। मैंने कहा यार फिल्म देखते हैं। तो वो गलतियां हर दफ़ा मिलती हैं कि यार अच्छा। और कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं, जैसे कि मैंने कुछ छेड़छाड़ की हो, वो सीन वो चीज़ मैंने नोट मेरे दिमाग में होती है कि मैंने किया था, मैं देखूंगा पर्दे पे वो क्या। तो वो चीज़ें, जैसे कि मैंने कुछ चीज़ें टेक्निकली एक्सपेरिमेंट किए थे फिल्म नामालूम अफराद 2 में। तो वो फिल्म की आप स्क्रीन देखें बिल्कुल डिफरेंट है। एक तो वहाँ का एनवायरनमेंट डिफरेंट था, लाइट डिफरेंट थी। तो वो फिल्म जब मैंने प्रोजेक्टर पे जब अपनी फिल्म देखी थी पहली दफ़ा, तो वो बिल्कुल अलग एक एक्सपीरियंस था। तो हर दफ़ा आपको कुछ ना कुछ नया मिलता है। मुझे नामालूम अफराद भी में भी बहुत चीज़ें सीखने को मिली, मतलब अपनी गलतियों से। और हमेशा ही यही होता है कि आपको गलतियाँ ही पहले नज़र आ जाती हैं कि यार ये मैंने की थी, अच्छा ये अब यहाँ पे ज़्यादा पता चल रही है। और जब सब बैठे होते हैं ना, क्योंकि आप अकेले 1000 दफ़ा मैंने आपके साथ फिल्म देखी होगी अभी बैठ के अपनी, वो आप और मैं अपनी चीज़ें देख रहे होते हैं, हाँ, फिल्म नहीं देख रहे फिल्म होते नहीं देख रहे थे, सही कह रहे कि यार ये इसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें। जब आप पर्दे पे देखते हैं ना, जुड़ी हुई फिल्म, साउंड जुड़ा हुआ, फॉली जुड़ी हुई, बैकग्राउंड हर चीज़ जब जुड़ी हुई देखते हैं ना, तो आप बेसिकली फिल्म देख रहे होते हैं। जो और ऑडियंस का रिएक्शन आपको वो चीज़ दिखा रहा होता है कि आपने क्या किया है, आपने भंड मारा है कि नहीं मारा है। कहीं कहीं तो ऑडियंस ऐसी जगह पे हंसती है जहाँ आपको पता है, आपने सोचा भी नहीं होता कि यार मैं यहाँ पे सोचा हूँ यहाँ हंसेगी, वहाँ हंसती नहीं है। और ऐसी जगह पे हंस रही थी जहाँ सोचा भी नहीं। तो वो चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि ऑडियंस तो है ना, कहीं भी कुछ भी, और वो रिएक्शन जब आता है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर आपको पता चलता है कि यार मैंने कुछ कर दिया है थोड़ा बहुत। तो हर दफ़ा सर सीखने को मिलता है, सही। हर फिल्म से कुछ ना कुछ सीखा है। जितनी फिल्म मैंने बनना आपके पास सीखी है, कामी भाई के पास सीखी है, हमारे एडिटर हैं आसिफ मुमताज़, उनके साथ बैठ के सीखी है। तो मतलब फिल्म बनाई आप लोगों ने, मैंने तो सिर्फ शूट की थी। अच्छा, ये वाकई होता है हमारे पास, जब क्योंकि फिल्म शूट होके जब आती है ना, और मतलब आपसे भी सुना है और भी काफ़ी डायरेक्टर से मैंने ये सुना है कि ऑडियो जब लगती है ना, तो एक्चुअली फिल्म समझ आना शुरू होती है कि होने क्या लगा है। हाँ एग्जैक्टली। असल में फिल्म जो है ना, एक एडिटिंग से पहले बिल्कुल ही रॉ है, कुछ भी नहीं हुआ हुआ। एडिटिंग के बाद कट्स होते हैं, तो आपने कट्स लगे हुए होते हैं, तो आपको पता होता है सीन में ऑडियो बैलेंस नहीं है, कहीं में एकदम अप है, कहीं में डाउन है। फिर वो डबिंग हो जाती है। तो डबिंग के बाद जब बैकग्राउंड लग जाता है ना, तो वो फिल्म एक लाइन में आ जाती है, एक साउंड में आ जाती है। तो उसके वो खत्म हो जाती है कि कट ये वो चीज़ें, तो वो साउंड में वन साउंड हुई हुई होती है। जैसे कि कलर ग्रेड के बाद वन लाइट हुई हुई होती है पूरी फिल्म में, कहीं पे डार्क है, कहीं पे इवन है, तो वो सब कलर ग्रेड वाला बेचारा सीधी कर देता है फिल्म को। तो साउंड वाला भी फिल्म को ना सीधी कर देता है, तो फिल्म एकदम वो लगने लगती है कि यार ये तो इसमें जान आ गई। तो इसलिए डायरेक्टर आपके साथ इसलिए कहते हैं क्योंकि आप फिल्म को एक जान करते हैं। राणा भाई आजकल क्या देख रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए? एंटरटेनमेंट के लिए सर आजकल तो अच्छे नए म्यूज़िक वीडियोस आ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए गाने आ रहे हैं। और इतना अच्छा ये एंटरटेनमेंट के लिए तो आपने गाना बनाया और आपने बस उसको जो है अपने अकाउंट से लोड करना है, अपलोड करना है, उसके बाद आप खुद अपलोड हुए हुए हैं। आजकल तो ये सीन है सर। तो एंटरटेनमेंट तो यही है, हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ और एंटरटेनमेंट कुछ है नहीं। तो यही एंटरटेनमेंट है, आपको जो अच्छा लगता है वो आप फौरन स्क्रीन खोलते हैं और आप देख लेते हैं। तो इंटरनेट मुझे लगता है सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग है। सर नेटफ्लिक्स पे कौन सी फेवरेट अभी रिसेंटली क्या देखा आपने जो आपको बहुत पसंद हो? कल ही एक फिल्म 95 की एक फिल्म थी नेट। अच्छा।
एक पुरानी सी फिल्म थी, तो वो देख रहा था कि उस टाइम पे इंटरनेट के बारे में क्या अच्छा। इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे थे, हुँ, तो वो देख रहा था मैं। तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगी, और आज कभी टाइम मिले तो आप देखिएगा, नेट के नाम से। देखूँगा सर, तो वो आप देखेंगे तो आप बड़े हैरान होंगे कि जो बातें उस टाइम पे कह रहे थे तो वो आज हो रही हैं, कि वो हो आपका रही है। अकाउंट हैक हो जाएगा, आपकी हुँ, पूरी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन होगी, आपका क्रेडिट कार्ड से लेके हुँ, आपकी हर चीज़, सही। सब कुछ ऑनलाइन होगा। तो ये आगे उस टाइम पे हुँ, 2095 में 1995 में बता दिया था। तो वो उससे रिलेटेड एक चीज़ है कि जो हैक कर लेती हैं चीज़ें, और वो बस हुँ। वो देख रहा था, तो वो लास्ट वो देखा है। अच्छा सर, मैं जब मूवीज़ देखता हूँ ना, अपने किसी फ़ेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर की फ़िल्म देखता हूँ, तो मैं ना उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, फ़िल्म तो देख रहा होता हूँ, लेकिन वही वाली बात कि 50% फ़िल्म देख रहा होता हूँ और 50% मेरा जो ध्यान है ना, वो उसकी टेक्निकलिटीज़ पे होता है कि यार ओहो! ये बड़ी अच्छी साउंड है, यार ये क्या किया है इसने, यार ये किस तरह का पैन मारा है, यार ये इसके पीछे ये सीन चल रहा है, इसके पीछे क्या म्यूज़िक चल रहा है या मिक्स कैसा है। सर आप क्या-क्या चीज़ें देखते हैं? मतलब अगर आप टेक्निकलिटीज़ देखना चाहें किसी फ़िल्म में, तो किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान होता है? आजकल शानी भाई, मैंने जो नोट किए ना, ख़ास तौर पे नेटफ्लिक्स या कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हुँ, वेब सीरीज़ जो आ रही हैं, इनमें एक चीज़ की नोट की है कि जो आप देखते हैं ना, वो बोल के नहीं बताते, वो हुँ, आपको सिर्फ दिखा देते हैं, आपको लगता है यार सब कुछ हो गया। तो हुँ, पहले के टाइम पे जो आप ड्रामा देखते थे या हुँ, कोई भी चीज़ देखते थे, तो आपके बड़े एक फार्मूला शॉट्स होते थे हुँ, कि आपने अगर अस्पताल में जाना है, तो पहले अस्पताल का एक एक्सटीरियर शॉट होना चाहिए, फिर उसके बाद जो है आप अंदर जाएंगे। हुँ, या आपने मलिक साहब के घर जाना है, तो मलिक साहब का एक एक्सटीरियर शॉट होगा, फिर आप मलिक साहब का कोई भी एक्टिविटी हुँ, दिखाएंगे। अच्छा, वो होता ये था कि हर हफ्ते एपिसोड आता था। हुँ, वो सीरीज़ जो होते थे या सीरियल जो होते थे, उनका हर हफ्ते एपिसोड आता था। तो वो हुँ, आपको रिकॉल देते थे कि ये अस्पताल है, या हुँ, ये मलिक साहब का घर है। बिल्कुल। ठीक है ना? अभी क्या है, अभी आपको 8 के 8 एपिसोड एक साथ देखने हैं। हुँ, तो ये चीज़ें स्क्रीन प्ले से गायब हो गई हैं। स्क्रीन हुँ, प्ले बिल्कुल चेंज हो गए हैं। जो अभी आप किस अभी एक फ़िल्म थी, डॉम के नाम से मैंने देखी थी, हुँ, सीरीज़ थी। अच्छा। वो ड्रग्स के ऊपर और माफिया के ऊपर फ़िल्म थी। उस फ़िल्म का स्क्रीन प्ले इतना अलग तरह का था कि मैं मतलब शॉक था कि यार ये कैसे इसने मुझे एंगेज किया। वो 3 एरा, एक बंदे का बचपन, उसकी मिड लाइफ़ और उसका एंड, तीनों एक साथ दिखा रहे हैं। हुँ, और आप वो देख रहे हैं। उसने कोई रिकॉल नहीं दी कि वो अचानक उसके बचपन में चला जाता था। अगले ही शॉट में वो उसको डायरेक्ट दिखाता था प्रेज़ेंट, और लिखा हुआ भी नहीं है। हुँ, मैं आपको जो बात की ना कि जो दिखा सकते हैं ना, वो दिखा रहा है। उसको बताने की ज़रूरत नहीं कि ये प्रेज़ेंट डे में आ गया। आप हुँ, अगर देखने वाले हैं सीरीज़, तो वो आप देख रहे हैं, और वो ऐसा हुक करते हैं कि आप कहेंगे यार ये 8 के 8 एपिसोड मैंने अभी देखने हैं। ये मैं बाद में हुँ, नहीं देखूँगा। तो वो स्क्रीन प्ले इतना जम के, इतना ज़बरदस्त होता है कि आपका दिल ही नहीं करता कि मैं इसके बाकी के एपिसोड, बल्कि आप वेट करते हैं यार ये साल दोबारा आएगी ना, तो मुझे दोबारा से ये एपिसोड देखने पड़ेंगे सीज़न 2 के लिए, ताकि मैं उसके हुँ, साथ कनेक्ट हो जाऊँ। हुँ, तो वो इस तरह की चीज़ें इतनी इन्फॉर्मेटेड है कि मतलब आपको इतनी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं कि वो आप अपने स्क्रीन प्ले को छोटी सी चीज़ में कैसे चेंज करना है, या मैं बता सकता हूँ कि मैं इसको मुझे ज़रूरत ही नहीं है इसको बोलने की, हुँ, मुझे ये सिर्फ दिखाना है, लोग समझ हुँ, जाएँगे। तो आपकी लोग वो चीज़ें देख-देख के, वेब सीरीज़ देख-देख के इंटेलिजेंट हो गए। तो आप हुँ, उनको बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं समझ सकते कि मैं कुछ भी कर दूँगा तो वो यूँ समझ जाएँगे। ऐसा नहीं है, हुँ, लोग भी बहुत तेज़ हो गए, देखने वाले भी बहुत इंटेलिजेंट हो गए कि वो उनको हुँ, आप बहुत थोड़ा-सा दिखाएँगे तो उनको बहुत ज़्यादा भी ल समझ में आ जाएगा कि यार ये दिखाना चाह रहा है। तो हुँ। ये बड़ा फ़र्क है ओटीटी से और जो भी नए सीरीज़ वगैरह जो भी आ रही हैं। काफ़ी लोगों से मैंने शिकायत सुनी है कि आपके बारे में नहीं कि हमारे यहाँ पे ना कंटेंट राइटर्स की कमी है। अच्छा कंटेंट लिखने वालों की कमी है। मिसाल के तौर पे जब वो अंधाधुन फ़िल्म आई थी, हुँ, तो लोगों ने कहा यार वाह, वाह! क्या बात है। और जो बंदा मेरे सामने बैठा तारीफ़ कह रहा है यार हमारे पास ऐसे कंटेंट लिखने वाले नहीं हैं यार। हमने सेक्रेड गेम्स देखी, यार हमारे पास ऐसा कंटेंट लिखने वाले नहीं हैं यार। हमने मनी हाइस्ट देखी, यार ऐसा कंटेंट लिखने वाले यहाँ नहीं है। स्क्विड गेम, यार ऐसा कंटेंट यहाँ नहीं लिखा जा रहा। और लेकिन अब ये मनी हाइस्ट और स्क्विड गेम तो पाकिस्तान इंडियन भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये सुन मतलब लोग कहते हैं कि यार इंडिया में अच्छे फिर भी हैं कंटेंट राइटर्स, हमारे पास अच्छे कंटेंट राइटर्स नहीं हैं।
सर मैं आपका भी इस पे व्यू लेना चाहूँगा। अच्छा, कंटेंट का चक्कर ये है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री अभी तो अगर हम उस लेवल पे आके सोचें तो अभी तो ग्रो, अभी मैंने आपको बताया ना फिल्म बनना शुरू हुई है, हुँ, तो अभी हम अपना किया हुआ में इतनी गलतियाँ निकाल रहे होते हैं। हुँ, तो अगर आप देखें, अगर कंटेंट की बात करनी है तो क्या पीटीवी आज से पहले नहीं चल रहा था? कितना ज़बरदस्त कंटेंट था यार। हुँ, आज तक आपको बहुत सारे ड्रामे, धूप किनारे, तितलियाँ, बिल्कुल। आपको याद है? हुँ, एहसास, कौन सा ड्रामा जो है आपको पाकिस्तान के टीवी चैनल से, आपके कराची मरकज़, कोयटा मरकज़ से धुआं, तो ये हुँ, कंटेंट ही है। ये फिल्में भी बन सकती थी, वेब सीरीज़ भी बन सकती थी, बिल्कुल। और ये उस टाइम की बनी हुई है जब कुछ भी नहीं था। हुँ, हुँ, कंटेंट वाले लिखने वाले हैं, हुँ, थोड़े से वसाइल का मसला है, थोड़े से बजट्स का मसला है, थोड़े से लोगों का मसला है। हुँ, यहाँ पे थोड़ी सी मोनोपोली बनी हुई है। कोई अपने उसने अपना एक घर बनाया हुआ है, वो वहीं से 4 ड्रामे बनाता है और वही अपने चैनल को बेचता है और वो अपना कमाता है। उनकी एक हुँ, पक्की ऑडियंस है, उनका एक पक्के उनके क्लाइंट्स हैं जो उनको ऐड भी देते हैं और वो कमा रहे हैं। हमारे चक्कर ये है कि हर बंदा ना डरता है, हर हर चीज़ जो है ना बहुत लेट शुरू होती है। अच्छा उसने कर ली, अब मैं भी करूँगा। हुँ, अरे भाई, कंटेंट क्या है? आप अच्छा कंटेंट, आप आपके पास मौजूद हैं लिखने वाले, हुँ, लेकिन आप कंटेंट के साथ मसला ये हो जाता है कि यार ये तो इस बजट में होगा ही नहीं यार, ये कौन खरीदेगा? हुँ, कौन खरीदेगा? ये वाली बातें होती है, कौन खरीदेगा? हुँ, अब ओटीटी पे अगर कोई जाते हैं तो पाकिस्तान में मुझे बताया ना कौन सा कोई इतना बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो आपकी इतनी बड़ी वेब सीरीज खरीदेगा? हुँ, तो फिर आप बनाएंगे कैसे? आपको अगर सीक्रेट्स गेम की, अगर आपको किसी के साथ अगर आप उसको देखना चाह रहे हैं कि यार हमारे पास ऐसा कंटेंट नहीं है, तो हमारे यहाँ साउंड का है कि यार वो हम साउंड के पैसे नहीं होंगे यार हमारे पास, या हुँ, हमारे पास ये नहीं होगा यार, ये क्वालिटी नेटफ्लिक्स के पास तो यार 4.5 के मांग रहा है वो, तो हुँ, हमारे पास तो सोल्यूशन ही नहीं है। तो यार हुँ, इसके लिए हमें रेड लेना पड़ेगा या हमें एलेक्सा पे शूट करना पड़ेगा, तो बजट ही नहीं है। यार वो तो इतना अच्छा शूट हुआ होता, इसके ये तो हमारे पास, हमारे डीपी के पास तो लाइट ही नहीं है बेचारे के पास। हुँ, तो ये सारी चीज़ें मिलके, सिर्फ कंटेंट ही नहीं, ये सब चीज़ें मिलके वो प्रोजेक्ट बनाती है। हुँ, तो वो सब चीज़ें तो हों। कोई आप देखें ना, आज से पहले किसने फ़िल्म बनाई थी? नबील ने बनाई ना, तो लोगों को लगने लगा यार फ़िल्म भी बन सकती है, यार ये क्या फ़िल्म है? बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार ये तो इंडियन फ़िल्म की कॉपी है, ये तो ये है, ये तो वो है। ओ भाई, फ़िल्म तो है, हुँ, कंटेंट तो देखो, ओरिजिनल उसकी चीज़ें हैं, बहुत सारी 1000 फ़िल्में एक जैसी होती हैं, हाँ, तो इसका ये मतलब थोड़ी है। लेकिन आज क्या है, वजह ये थी उस फ़िल्म को उससे रिलेट करने का कि पाकिस्तान में उस जैसी और कोई फ़िल्म थी ही नहीं। आप देखते ही हुँ, इंडियन कंटेंट थे। तो आपने उसको उसी के साथ रिलेट किया। हाँ, आज अगर मेरी फ़िल्म कोई देखेगा कि यार फलाँ की जैसी है, तो मुझे खुशी होगी, हाँ यार ठीक है, पाकिस्तानी फ़िल्म से तो मिला रहा है। कम से हुँ, कम पाकिस्तानी फ़िल्म तो है मेरी। तो अब इंडस्ट्री इसी तरह आगे मज़ीद 5 साल, 10 साल में बनेगी, तो हम ये मिसालें देंगे कि हाँ यार, ये फ़िल्म जो थी ये पाकिस्तानी उस फ़िल्म जैसी है, या ये फ़िल्म उस पाकिस्तानी हुँ, मूवी जैसी बुरी है या अच्छी है, जो भी है। तो वो हम एक मिसाल देने के उसमें होंगे। अभी तो हम बना रहे हैं इंडस्ट्री, बल्कि हमारी इंडस्ट्री को भी वो दर्जा नहीं मिल पा रहा है हमारे अपने हुँ, मुल्क में कि हम इसको इंडस्ट्री तो बोलें। हुँ, इसको तो एक एंटरटेनमेंट ही समझा हुआ है। इसको ये नहीं समझा हुआ कि यार आप इससे, इस इंडस्ट्री से आप ग्रो कर रहे हैं। इंडिया में जिस तरह से इंडस्ट्री को ग्रो किया है उन्होंने, अपनी हुँ, फ़िल्म इंडस्ट्री को उन्होंने बाकायदा उसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया हुआ है। हमारे यहाँ तो ये भी मसला है ना अभी। तो कंटेंट की आप बात करें तो कंटेंट वाले बहुत लोग हैं हमारे यहाँ, लिखने वाले भी बहुत लोग अच्छा, हैं, खुले दिमाग से लिखने वाले हैं, लेकिन बात ये है कि उनको उस आज़ादी से, अब हमारा राइटर जो है लिखने से पहले कहता है सर मुझे बता दें कि मुझे इसके अंदर रक्षा डालना है या कार डालनी है। ये मैं खुद हुँ, एक फ़िल्म ला रहा था कि वो यार राणा भाई मुझे बता देंगे यार इसके अंदर मैं किस लेवल पे दिखा रहा हूँ उसको, हेलीकॉप्टर से उतारूँ या टोयोटा से उतारूँ? तो मुझे आप बताएँगे तो उस हिसाब से स्क्रिप्ट राइटिंग करूँगा। हुँ, तो वो आप सोचे ना कि वो उस हिसाब से जब वो पूछ रहा है, तो हाँ, फिर आप उसको बोले कि भाई लिख, फिर देखेंगे कहाँ हुँ, पे जा रहा है। नहीं होगा तो पैक कर देंगे, कुछ दूसरा लिखेंगे, लेकिन तू अपने दिमाग से निकाल तो सही एक चीज़। हुँ, तो ये ज़रूरी है कि हम वो लिखें, बनाएँ और करें। और ज़रूरी नहीं है कि अगर हर चीज़ आप महँगी बनाएँ। बहुत सारी फ़िल्में बहुत सस्ती भी, आप कंटेंट अगर बहुत ज़बरदस्त है तो वो बहुत सस्ते तरीके से भी बन सकता है। हुँ। सर पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं? अब नहीं देखता। अच्छा, कब से नहीं देखते? मैं तकरीबन कोई 2005 से नहीं देखे ड्रामे। अच्छा, देखता ही नहीं हूँ कोई। मुझे याद नहीं कि मैंने कोई ड्रामा पूरा बैठ के कभी देखा हो। उससे पहले मैंने बनाए बहुत हैं। अच्छा उससे पहले आपने हाँ, बनाए हैं। बनाए, शूट किए हैं, हुँ, लेकिन सीखा है ड्रामे से, लेकिन ड्रामे मैं देखता ही नहीं हूँ। मतलब वो उसमें एक एक दिन इत्तेफ़ाक से अभी हुँ, कोई 2 महीने पहले मेरी बीवी, मेरी 2 बेटियाँ बैठी हुई ड्रामा देख रही थी। 7 मिनट तक एक ही सीन चल रहा था कि मैंने भी देखा है। और चल रहा था वो। वो चले जा रहा है। हुँ, मैं कह रहा हूँ यार ये कब ख़त्म होगा? तो वो
ड्रामा ही खत्म हो गया, सीन खत्म नहीं हुआ। तो पता चला वो उसने जो है सीन का आखिरी सीन था ड्रामे का, उसने ड्यूरेशन के चक्कर में ड्रामा, तो वो ये ड्रामा है ही नहीं, ड्रामा खत्म हो गया। सही कह रहे हैं। ड्रामा तो सर था, एक टाइम पे था जब इंतजार होता था कि धुआं ड्रामा आने वाला है या कोई ड्रामा आने वाला है। वो ड्रामा था जो आपको, आपके लिए वो था। जैसे अब टाइम पे लोग वेट करते हैं कि वनिया इसका एपिसोड आने वाला है, तो हमारे लिए वो भी एक टाइम था। हमने तो बहुत पहले ऐसे कंटेंट देख लिए, लेकिन अब वो हमारे पास नहीं है, तो हम कहते हैं यार हमारे पास है नहीं, लिखने वाले हैं सब हैं, लेकिन उनको उनके हिसाब से दिया जाए तो लिखेंगे। अच्छा, मैंने एक दो ड्रामे वालों से पूछा कि ये जिस तरह मैंने कहा आप खुद ये कंटेंट बनाते हैं लेकिन आप खुद नेटफ्लिक्स देखते हैं, तो इसकी क्या वजह है कि मैंने कहा मैं भी नेटफ्लिक्स देखता हूँ, आप भी नेटफ्लिक्स देखते हैं, हमारे जितने भी दोस्त हैं वो सब उस पर जो कंटेंट, नेटफ्लिक्स से मुराद ये है कि मतलब OTT ऐसा कोई भी कंटेंट जो हाँ। वहाँ पे चल रहा है, यहाँ की आवाम के लिए उस तरह का कंटेंट क्यों नहीं बना रहे। उन्होंने कहा जी नहीं, हमारे यहाँ इस तरह का कंटेंट देखा नहीं जाता। मैंने कहा आप देख तो रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, सब देख रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है अभी तक। तो इसका जवाब उनके पास यही था कि नहीं नहीं यार, इधर ना अभी हमारे यहाँ भी इतनी असल में हमारे देखते नहीं लोगों है को लोग इसे। इंगेज इसके लिए कर दिया ना, सास बहू के ड्रामों में इतना इंगेज किया हुआ है कि हमारी औरतें भी, हमारी लेडीज़ भी अब यही देखना चाहती है। हम उनको कुछ और दिखा ही नहीं रहे। हम तो जो दिखाएंगे वो देखेंगे ना। हम अच्छा बनाएंगे वो अच्छा देखेंगे। हम जो चीज़ बना रहे हैं, हमने उनकी एक रख पकड़ लिया यार, ये देखना चाहते हैं, तो हर बंदा वो वही दिखा रहा है उनको। उन पे उनकी रेटिंग आ रही है, उन पे उनको बिजनेस मिल रहा है। असल कहानी तो बिजनेस की है ना। देखिए मुझे मुझे यूँ लग रहा है कि देखिए ड्रामे के थ्रू, फिल्म के थ्रू आप लोगों को एजुकेट करते हैं कि हाँ, भाई बिल्कुल ऐसा। ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है, इसका हल ये है, इसका हल ये है। ड्रामों में अभी हमारे यहाँ पे ना जो सिर्फ है ना, वो सिर्फ घरेलू मसाइल पे, उन्हीं चीज़ों पे बताया जा रहा है। घर के बाहर भी काफ़ी मसले होते हैं, 100 मसले होते हैं। आप मेरे ख्याल से लोगों को एजुकेट कर, हर तरीके से एजुकेट करना चाहिए कि अगर वो बंदा घर, स्कूल में मसले होते हैं, बिल्कुल। बच्चों के साथ क्या मसला हो सकता है, बच्चों को एजुकेट करें आप। मतलब ऑफिस में क्या मसले होते हैं, या आए दिन आपको पता है, अल्लाह माफ़ करे, इतने हालात ख़राब रहते हैं, हमें पता नई से नई स्टोरी पता लगती रहती है कि यार फ़लाँ बंदे के साथ ये हो गया, यार फ़लाँ बंदे का ये हो गया, यार उसका प्लॉट था किसी और ने कब्ज़ा कर लिया, यार वो इतने अरसे से पैसे भर रहा था, आज पता चला उसको वो तो गलत जगह पे पैसे भर रहा था। मतलब इस तरह के कितने मसाइल हैं। इतने मसाइल हैं, लेकिन मैं आप वही बात है ना कि शानी भाई, हम लोग उन चीज़ों पे जाते ही नहीं हैं। अब हम फिल्मों के थ्रू, अब फिल्म क्या है, फिल्म बेसिकली यही तो है कि आप लार्जर देन लाइफ, वो चीज़ जो आप का दिल कर रहा है ना कि ऐसी होनी चाहिए, वो हम फिल्म में दिखा देते हैं कि यार मुल्क ऐसा हो जाए, तो वो हम फिल्म में दिखा देते हैं। कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद फिल्म बनाई है नबील भाई ने, यार पुलिस ऐसी, हम सोचते रहेंगे पुलिस ऐसी हो जाए, तो ये ख्वाब ही है। बिल्कुल। तो हम ख्वाब देख रहे होते हैं फिल्म के अंदर, और वो हमें अच्छे लगते हैं। फिल्म बेसिकली है ही वही चीज़ कि आप एक आम आदमी को उठा के आपने कुछ भी चीज़ बनानी है ना, तो वो लोगों को रिलेट करती है कि यार ये मैं भी हो सकता हूँ। कोई भी एक पुलिस ऑफिसर है, वो अपने से उस चीज़ को रिलेट कर सकता है, यार उसके अंदर होगा कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ पुलिस वाला भी, यार मैं भी ऐसा करूँ तो शायद हो, लेकिन उसको नहीं पता बेचारे का ट्रांसफ़र हो जाएगा या नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो असल हकाइक तो ये है। तो ड्रामा भी इसी तरह ही है सर, कि कोई जो बना रहे हैं वो देखते नहीं है, और जो वो देखते हैं वो बना नहीं रहे। कैसी बात है यार, इसका मतलब आप दिल से काम कर ही नहीं रहे। हाँ सर, अभी तो दिल से जो काम कर रहे हैं ना, मैं सच बताऊं, वो फिल्म ही बना रहा है। बिल्कुल सही। वो फिल्म ही बना रहा है, क्योंकि वो फिर नौकरी नहीं कर रहे ना। क्योंकि ड्रामे में और कमर्शियल में ना ये बड़ी है कि आपको वो करना है फिर जो क्लाइंट कहेगा, ठीक है ना। फिल्म में कम से कम ये है कि मुझे कोई ये नहीं कहेगा यार आपकी लाइट ऐसी है बॉस, आपका फ्रेम ऐसा है, तो वो मेरा दिल कर रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, और मुझे पता है मैं इसको किस तरह से रिलेट करूँगा अपनी आवाम के साथ। तो मुझे वो बताएगा ही नहीं कि यार ये लाइट पर्पल शानी भाई आपने क्यों लगाई है। अब मैं उसकी जस्टिफिकेशन देता रहूँ। एक डीओपी बता रहा है क्लाइंट को कि यार ये मैंने इसलिए लगाई है कि बाहर नियॉन लाइट है, उसका फेस पे आ रहा है, और ये और वो। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रही, वो नियॉन लाइट बंद कर दें। तो वो फिर बेचारा डीओपी, जो पहले डीओपी बड़ा बदमाश होता था, आज से कोई 15 साल पहले, मतलब 15 साल भी नहीं कहूँगा मैं, आप 12 साल पहले कहूँगा, तो वो असल डीओपी था। आज तो माशाल्लाह जो भी भाई मेरे हैं सारे हैं, किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन सारे डीओपी हैं,
क्योंकि जिसके सही। पास मोबाइल कैमरा है वो डीओपी है, सही। उसको कलर भी नज़र आ रहा है, उसको स्क्रीन भी नज़र आ रही है, उसको लाइट भी नज़र आ रही है। असल डीओपी तो वो था जो जिसके ऊपर सब ट्रस्ट कर रहे थे कि भाई ये छाप रहा है आदमी, हाँ, ये कर रहा है तो हम स्क्रीन नज़र आ जाएगी, अगर इसकी आंख बंद हो गई तो हम सब गए, क्योंकि वो तो फिल्म पे जो छप रहा है वो उसको भी कभी कभी पता नहीं होता था हाँ, यार आ जाए बस सही छप के। तो वो तो जब डेवलप होगा जब पता चलेगा, तो हाँ। बड़ा गेम था उस टाइम पे। अब तो माशाल्लाह डिजिटल के आने के बाद तो इंडस्ट्री इतनी ग्रो हुई है कि हर बंदा माशाल्लाह काम कर रहा है। अच्छा राना भाई, कल मेरे पास नबील आए हुए थे, तो उनसे बातचीत हो रही थी। तो नबील ने बताया पुराना दौर कि कैसे हम पहले डीएसएलआर पे करते थे, फिर डीएसएलआर से हम उसके बाद हम एरी पे बड़ी देर बाद आए, लेकिन जो एक टाइम हमने कहते उससे पहले हम लोग वो सोनी के कैमरास जो टीवी पे यूज़ होते थे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ब्रॉडकास्टिंग जो होता था। ब्रॉडकास्टिंग कर उस पे करते थे। फिर जब डीएसएलआर आया तो उसने हमारी दुनिया जो है ना खोली, हमें बहुत एक्सपेरिमेंट करने का। बिल्कुल बिल्कुल। सर उसमें ज़रा कुछ बताएं। पहले मैं और नबील हम लोग चैनल में ही जॉब करते थे। नबील वहाँ एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर काम करता था, और जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट होते थे, जो क्रीम प्रोजेक्ट होते थे चैनल से, वो नबील भाई करते थे, तो वो मेरे हिस्से में आते थे। वो ये अच्छी चीज़ थी। तो नबील के साथ अच्छी चीज़ ये थी कि नबील अपना जो भी काम होता था ना वो बड़ा सुलझा हुआ तरीके के साथ मैनेज करके, प्रोडक्शन डिज़ाइन करके पक्का वो काम करता था। तो वो उसमें फ़ायदा ये होता था कि डीओपी भी नज़र आता था। मतलब डीओपी चाहे फिर कुछ भी कर ले ये नहीं, लेकिन एक चीज़ अच्छी बनी हुई है तो उसको जब शूट करने का मज़ा आता था, तो उसमें यार क्या शूट हुआ है, तो नाम डीओपी का आया था, जबकि पीछे काम तो सबका होता था। तो हम वो करते करते एक दिन मेरा एक दोस्त था जो दुबई से आया, जब यहाँ पे कोई भी डीएसएलआर पे शूट ही नहीं करता था। तो मैंने कहीं देखा था कि यार ये डीएसएलआर पे शूट हुई है। डीएसएलआर थोड़ा रिसर्च किया तो 5D कैमरा आया था एक पहले, 5D। तो मेरा दोस्त था, वो ग्राफिक डिज़ाइनर हेड था हमारे चैनल का, तो उसके पास कहा यार वही कैमरा तो मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं अभी दुबई से आया हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है। अबे मैंने कहा यार वो देना यार, कोई एक आईडी शूट करनी है मेरे चैनल की। मैंने नबील को कहा यार 5D पे करेंगे। नबील कह रहा यार आना देख ले। तो मैंने कहा यार करते हैं ना, देखते हैं। HD फुल 4K कैमरा है, 2K था शायद, 2K कैमरा है या पता नहीं ऐसे कुछ था। कह रहा चल देखते हैं यार। हमने वही सेट वेट लगाया, पर चैनल के हिसाब से बहुत बड़ा सेट था, और था वो 2 दीवारों का ही। वो आज टीवी का सुबह की जो ट्रांसमिशन थी, मॉर्निंग शो का प्रोमो था, और उसमें थी सवेरा नदीम। अब नबील और मैं, आप लगा लें हिसाब, कोई तकरीबन 2006, 7, 8 की ऐसी कोई बात होगी, बल्कि उससे भी पहले की होगी शायद। तो खैर वो, एक तो हम बहुत छोटे थे उस टाइम में, नबील बहुत ही छोटा था। नबील वैसे मुझसे छोटा था, वैसे भी छोटा था। तो एक तो सवेरा नदीम एक्टर थी, एंकर थी। तो उन्होंने बच्चे अच्छे हैं तो क्या मतलब करेंगे ये लोग। खैर उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें वो नहीं किया, लेकिन हम लोग शूट शुरू की। अब शूट शुरू होते ही कैमरा मसला करने लग गया। अब वो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, रोल करें कट हो जाए, रोल करें कट हो जाए। आज से पहले हमने डीएसएलआर पे किया नहीं था काम। अब मैंने कहा यार नबील ये तो मसला हो रहा है, क्या करें देखें। मैं कहा अच्छा देखते हैं। वो हुआ ये कि 2 GB का जो कार्ड था 5 सेकंड से ज़्यादा रोल ही नहीं करता। वो 5 सेकंड का रोल 2 GB में ख़त्म हो जाता था। कार्ड डला हुआ था उसमें 2 GB, तो जैसे रोल होता था 5 सेकंड बाद कट हो जाता था। अबे मैंने कहा ये कार्ड छोटा है यार, इसमें तो ये 2 GB यूँ ख़त्म हो जाता है। आप यकीन करें शानी में, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। हम वो 5 सेकंड कॉपी करते थे फिर लगाते थे, 5 सेकंड कॉपी करते थे फिर लगाते थे। हमने पूरी शूट इस तरह की है। हमारे पास मेमोरी कार्ड नहीं था, और हमें पता भी नहीं था आज। लेकिन 2 शॉट के बाद जब सवेरा जी ने भी वो देखा कि अबे ये क्या शूट हुआ है, तो वो थोड़ा सा कि यार ये तो बच्चे थोड़े तेज़ लग रहे हैं। तो उन्होंने जो है हमें सीरियस लिया, नबील भाई को। तो वो फिर हमने जब किया तो वो एक चला, तो बस वो हमें फिर लग गई कि यार ये तो दादा गेम हो गया। फिर मैंने एक DSLR खरीदा। फिर नबील भाई को गाने का माशाल्लाह बहुत शौक है, पता ही है आपको। तो नबील भाई को जुनून था यार राना वीडियो बनाना है, यार मेरा वीडियो बनाना है। मैंने कहा नबील भाई बनाएंगे वीडियो। हमने वीडियो बनाया, DSLR पे शूट किया। आमना उसकी डायरेक्टर थी। वो नबील भाई का वीडियो DSLR पे चला, तो उस टाइम पे वो लगा लोगों को यार ये तो फिल्म पे साला शूट हुआ है। इतना उसकी जो शैलो डेप्थ
लेंस वाली फील जब आने लगी तो वो पोस्ट वोस्ट होके बड़ी अच्छी चीज़ बनने लगी। फिर डीएसएलआर पे पता नहीं कितने काम किए, मुझे तो याद भी नहीं, गाने, म्यूजिक वीडियोस, टीवीसीज, डीवीसीज, पता नहीं क्या क्या। उसी दौरान मेरे एक और दोस्त है फैसल रशीद, डायरेक्टर है, नेशनल का पाकिस्तान करते थे, नेशनल के बहुत सारे काम। तो नेशनल का एक सॉन्ग आया, नेशनल सॉन्ग था नेशनल का पाकिस्तान। तो उसका एक गाना फैसल भाई ने कहा यार ये करना है, हमने कहा डीएसएलआर पे शूट करते हैं। वो हमने उस टाइम पे कोई 22 दिन की शूट प्लान करके पूरे पाकिस्तान में हमने शूट की। वो गाना बहुत बड़ा गाना उस टाइम पे बना था और चला था। उसमें नबील फीचर कास्ट में था, हीरो थे उस गाने के अंदर। तो इस तरह से डीएसएलआर, फिर मैंने नबील ने फिर टेलीफिल्म शुरू की जियो के लिए, पता नहीं किस किस के लिए, फिर हमने पता नहीं कितना काम डीएसएलआर के ऊपर किया। तो वो एक हमारी एक अंदर की जो चीज़ें थी ना निकलना शुरू हुई कि यार ये होते 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 फिर एक शॉर्ट फिल्म डिज़ाइन की नबील भाई ने, फिल्म करते हैं। तो वो फिल्म जब नबील भाई ने लिखना शुरू की तो वो बड़ी फिल्म बन गई, फीचर फिल्म बन गई कि यार इस तो रेड पे करेंगे। फिर मैंने रेड खरीदा तो नबील भाई की फिल्म थोड़ी और बड़ी हो गई, टाइम लगा। यार ये तो अलेक्सा पे करेंगे। भाई अलेक्सा तो नबील भाई कैसे लेकर आएंगे यार, लेकर आना है किसी तरह भी। खैर वो फिल्म वाला ने हमें सपोर्ट किया, हमने किसी तरह वो कैमरा लेकर आए और हमने वो फिल्म बनाई। तो काफ़ी लंबा इसमें, मतलब नबील और मैं 2004 से साथ काम कर रहे हैं। पहली आईडी नबील की जब वो आज टीवी में आए थे तो मैंने की थी शूट। तो एक टाइम हमने लगाया, तो उसके बाद जाके कहीं फिल्म के ऊपर आए। राणा भाई ये जो आजकल चीज़ चल रही है कि जैसे देखें अभी डीएसएलआर कैमरास, ठीक है, जब आप जिस दौर की बात कर रहे हैं उस वक्त 5D Mark II और यही कैमरास थे। 70 भी उसके कुछ हाँ, अर्से बाद आ बाद गया था फौरन। लेकिन अब तो उसके बाद सोनी और ये वो इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं। लाइट्स पे भी अगर आ जाए तो लाइट्स पे भी आपके मतलब सामने गोडॉक्स हो गया या फ्यूचर हो गया। तो लेकिन जब हम बड़ी शूट पे जाते हैं, जैसे मैं टीवी कमर्शियल्स वगैरह की शूट पे जाता हूँ, तो वहाँ पे आपको अलेक्सा मिनी या आपको एरी या ये बड़ी बड़ी जो लाइट्स होती हैं। तो सर ये थोड़ा सा मुझे बताएं, ये थोड़ा सा फ़र्क समझाएं कि क्योंकि काफ़ी लोग जो है ना वो अरे भाई अब तो इससे भी हो जाता है, अरे भाई इससे भी निकल जाएगा, लेकिन एक फ़र्क तो है। बिल्कुल है सर ये थोड़ा सा समझाएं इस चीज़ को। देखिए 5D पे भी एक चीज़ शूट हो सकती है, लेकिन उसकी होता क्या है कि वो कहीं ना कहीं आपके पास कंटेंट बहुत ही ऐसा हो ना, बहुत पाड़ू हो, तो वो आपकी क्वालिटी इग्नोर हो जाती है क्योंकि आप कंटेंट में इतना फंसे होते हैं। लेकिन कमर्शियल एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत फाइन क्वालिटी चाहिए। तो उसके लिए बेहतर कैमरा, बेहतर लाइट, बेहतर ग्रेड, बेहतर पोस्ट, तो ये सब चीज़ें मिला के वो आपकी प्रोडक्ट बेहतर बनाती है। उसको एक इंटरनेशनली स्क्रीन बनाती है कि वो कहीं भी चले तो उनको पता चलेगा यार ये एक प्रोफेशनल तरीके से इसके ऊपर काम हुआ है। नहीं सॉरी बात काट रहा हूँ आपकी। इमेज वाइज आपको ज़मीन आसमान का फर्क। क्या उसमें चीज़ है, मतलब छोटे कैमरे के साथ ये है कि अभी आजकल हमारे एडवर्टाइजमेंट जितनी भी है ना ये सिनेमा पे भी चलने लग गई हैं। अभी आपने देखे होंगे बहुत सारी चीज़ें जो ट्रेलर से पहले और बीच में कहीं पे कोई भी बड़ी प्रोडक्शन हुई होती है, प्रोडक्शन वो चल रहा होता है टीवी से, तो उसके लिए बेहतर ही है ना कि आपके पास अच्छे कैमरा पे शूट हुआ। छोटे कैमरे की प्रोजेक्शन आप 70 फीट से चलाएंगे तो वो उसकी वो क्वालिटी नहीं आती। फिर जब आप पोस्ट में लेके जाते हैं कोई भी छोटे कैमरे की प्रोडक्शन, तो वो उसके डायनामिक्स इतने कंट्रोल में नहीं आएंगे, उसको वो कलर नहीं मिलेंगे। अब 5000 से ज़्यादा कलर आपको मिल जाएगा एरी के अंदर या रेड के अंदर, वो आपको उसके अंदर नहीं मिलेंगे वो डायनामिक्स एक छोटे कैमरे के अंदर। हाँ, आपकी एक अच्छी स्क्रीन तो बन जाएगी, लेकिन आप उसकी प्रोजेक्शन उस तरह से उसके ऊपर वो काम नहीं कर पाएगा कि डायरेक्टर या क्लाइंट कहेगा यार इसके कलर थोड़े से और माइनस हो जाए या कोई चीज़ हो जाए, तो वो ओवरऑल एक इमेज बन जाएगी छोटे कैमरों की, वो ओवरऑल डार्क कर देते हैं। लेकिन उसमें से एक रेड का एक लाइट रेड आ रहा होता है या उससे भी जो डायनेमिक आ रहा था, वो कंट्रोल सिर्फ एक बड़े कैमरे की प्रोजेक्शन से ही होता है। तो वो इतने उसके अंदर कलर, इतनी डायनेमिक्स, इतने पिक्सल्स होते हैं कि वो आपकी इमेज को जिस तरह आप चाहे वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये फ़र्क है। ये इसी वजह से कोई भी बड़ा कैमरा इतना महंगा इसी वजह से होता है कि उसके डायनेमिक्स के फ़र्क होते हैं, उसकी कलर ग्रेड के फ़र्क होते हैं, उसके अंदर जो सेंसर होता है वो बहुत सेंसिटिव सेंसर होता है। अब 800 ISO, हम जब 35mm पे शूट करते थे तो हमें 2 फिल्में मिला करती थी, एक 250D और एक 500T।
250D हम डे के ऊपर लगाते थे कि डे लाइट के लिए हमें ये नेगेटिव यूज़ करना है और 500T हमें इंडोर के लिए यूज़ करना है। अब आप एलेक्सा देखें, उसके अंदर उसने फिल्म सेंसिटिविटी के, ये जो कभी आपने देखा है नेगेटिव के ऊपर नंबर लिखा होता था देखा 250 या 200, या आपने कभी कैमरे में रोल डाला उसके ऊपर 120 लिखा होता था, वो बेसिकली आईएसओ स्पीड होती थी। वो नेगेटिव अच्छा। की अपनी एक लाइट होती थी, सेंसिटिविटी होती थी, लाइट सेंसिटिविटी। तो वो एलेक्सा में है। अब एलेक्सा की बेस्ट सेंसिटिविटी है 800, यानी कि आप 800 लाइट, आपको कैमरा अपनी दे रहा है, आप लाइट लगाए ना, आपने अपनी लाइट नहीं लगाई हुई, सही। लेकिन कैमरे की अपनी लाइट है 800। अब आपको दूसरा कोई भी कैमरा 800 सेंसिटिविटी पे शूट नहीं करने के देगा तो आपके पास ग्रेन आ जाएगा, आप कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे उसको। तो अलेक्सा अगर आपको दे रहा है, वो इतना महंगा कैमरा है, वो इसी वजह से आपको दे रहा है कि आपने अगर कैंडल लाइट पे भी शूट कर रहे हैं ना, तो किसी लाइट की ज़रूरत नहीं है। तो उसके ऊपर आप 800 आईएसओ पे शूट करें, उसके आगे अगर आपको ज़्यादा लग रही है लाइट, तो आप उसका आईएसओ दबा सकते हैं, एनडी फिल्टर लगा सकते हैं, आउटडोर में आप सेंसिटिविटी गिराते हैं। तो बड़े कैमरों का कुछ अलग ही फ़र्क होता है। और बड़ी लाइट्स हैं तो बड़ी लाइट्स की अपनी एक रेंज होती है। एलईडी चाहे जितनी भी अच्छी हो, बल्ब की रोशनी जितनी तेज़ होती है, जितना वो स्ट्रांग बनाती है आपकी इमेज को, वो नहीं बनाती। लेकिन डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट क्या है, आपको लो लाइट शूट करना है या आपको हाईलाइट शूट करना है, तो वो डिपेंड करता है आपके अपने प्रोजेक्ट पे। लेकिन कैमरों का फ़र्क है, तो अच्छे कैमरों का फ़र्क इसीलिए है कि आपको अगर 70 फीट से कोई चीज़ प्रोजेक्ट करनी है, तो आपके पास अच्छा रिजल्ट होगा या अच्छी प्रोजेक्शन आपको तभी होगी जब आपके पीछे शूट अच्छा हुआ होगा। और सिनेमा के ऊपर कभी भी, अभी छोटी स्क्रीन पे अभी आप कोई चीज़ देखेंगे ना, तो आपको पता नहीं चलता। मैं एक ज्यूरी के लिए गया था, फिल्म स्क्रीन्स थी, बहुत सारी फिल्म स्क्रीन्स थी यूनिवर्सिटी के बच्चों की। तो उन्होंने किया क्या कि उन्होंने वो प्रोजेक्शन कर दी सिनेमा वाली प्रोजेक्शन के ऊपर, और वो कैमरे जो थे वो सारे छोटे हुए थे शूट। तो वो हो क्या रहा था, सब ब्लर आ रहा था। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये इन्फॉर्मेशन के मसले हैं, उनको पता ही नहीं था। उन्होंने पहली दफ़ा देखा यार, अब वो मैं ज्यूरी एज अ सिनेमाटोग्राफर, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी गया हुआ हूँ, तो मैं कह रहा हूँ यार ये तो फोकस ही नहीं है फिल्म। उस बच्चे को पता ही नहीं है, क्योंकि उसने इतने बड़ी एलसीडी के ऊपर, जितनी भी एलसीडी के ऊपर वो देख रहा था, उसको सब शार्प नज़र आ रहा था। तो उसकी प्रोजेक्शन जब वहाँ चली, तो उसने कहा यार ये तो बैकग्राउंड फोकस है, फेस फोकस ही नहीं है। तो ये फ़र्क होता है। तब जब आपके पास भी कोई चीज़ आती है, कलर ग्रेड के पास जब कोई फिल्म जाती है, तो उसको पता चल जाता है यार, मैं जूम करके देखा ये शॉर्ट डिफोकस है। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार आप चल, इससे पहले आप किसी और छोटी जगह पे रख लेते ताकि इनकी स्क्रीनिंग तो अच्छी होती, या आप इनको मैंने उनको ऑफर की कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर जो भी फाइनल हो, उसके लिए मैं इक्विपमेंट देने के लिए तैयार हूँ। ये अच्छी फिल्में बनी हुई है, लेकिन ये सही फॉर्मेट पे शूट नहीं हुई हुई। तो इसमें उन्हीं का फ़ायदा है इंस्टीट्यूट का कि अगर आपकी अच्छी फिल्म है, आप इंटरनेशनल लेवल पे भेज दें उसको स्क्रीनिंग के लिए। तो खैर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप छोड़ें, ये वो करके ख़त्म कर दिया होगा। लेकिन फ़र्क है। सर ये तो बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी है आपने। और मेरे ख्याल से मैंने ये सवाल उन लोगों के लिए पूछा था जो ये जिनका दिमाग माइंड क्लियर नहीं है इसमें। नहीं, अब बहुत से लोगों के जहन में ये चीज़ होगी कि भाई वो फलां फिल्म आई थी, वो 5D पे। अभी जैसे कोई कहेगा कि आईफोन के ऊपर पूरी फिल्म शूट हो गई, तो आईफोन की अगर कोई फिल्म शूट हुई है, तो थोड़ा सा स्पॉन्सर्स के चक्कर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और वो उसके लिए इन्वायरमेंट बनाया होगा उन्होंने कि यार ये इस इन्वायरमेंट में ये बेस्ट चलता है कैमरा, हर इन्वायरमेंट में शूट नहीं किया होगा उसको। तो हर चीज़ की अपनी एक इन्वायरमेंट होता है कि हर फ्रेंडली होता है कि इसको इस चीज़ में शूट करेंगे तो ये बेस्ट क्वालिटी आएगी। तो अगर उसके ऊपर भी शूट करना है तो उसकी टेक्निकलिटी अलग होंगी। अगर आपको डीएसएलआर पे या इस पे किसी भी बड़े फॉर्मेट, छोटे फॉर्मेट पे बड़े स्केल के साथ के 4K या 5K या 8K पे जा रहे हैं, तो उसकी टेक्निकलिटी थोड़ी सी चेंज करनी होगी कि वो एक फिल्म फॉर्मेट से हटकर हो। तो वो आप देखेंगे, वो भी स्क्रीन पे मज़ा आएगा, लेकिन उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस हो। एक और चीज़ पूछूंगा कि जैसे मिसाल के तौर पे ये एक एलईडी लाइट लगी हुई है, ठीक है। अब जैसे कैमरे का आपने मुझे फ़र्क समझाया, इसी तरह मुझे आप लाइट का भी बताएं कि ये एक नॉर्मल सी एलईडी लाइट है और एक हाई क्लास एलईडी लाइट, मतलब एरी की भी एलईडी लाइट्स होती हैं। सर ये इसमें क्या अच्छा, इसमें होता है सबसे बड़ा एक फ़र्क होता है कि आपकी लाइट जो है ना स्किन टोन देती है बेसिकली।
ठीक है ना। लेकिन आजकल तो हमारे हर किस्म की लाइट्स होती है। लाइट के बेसिकली 4 रूल्स हैं: क्वांटिटी ऑफ लाइट, क्वालिटी ऑफ लाइट, प्लेसमेंट ऑफ लाइट, और एक और है वो मुझे याद नहीं आ रहा अभी। खैर, तो ये 4 प्लेसमेंट ऑफ लाइट, आपको लाइट की प्लेसमेंट पता हो, क्वांटिटी ऑफ लाइट कितनी देनी है, और क्वालिटी ऑफ लाइट किस क्वालिटी से देनी है। तो ये 3 चीजें जब आपको पता है ना, दुनिया में आप कहीं भी कुछ भी लाइट कर सकते हैं। ठीक है। अब इस लाइट की एक मेरे पास लाइट मीटर नहीं है, वरना मैं आपको इसका एक 2 मीटर होते हैं कि मुझे इतनी दूर, इस लाइट से इतनी दूर इतना अपर्चर बेस्ट आएगा जिसपे मेरी स्किन टोन अच्छी आएगी। मैं इस लाइट को थोड़ा सा दूर लेके जाऊंगा, ये शेडो देने लग जाएगी, इसकी कास्ट हल्की सी ग्रीन होने लग जाएगी। तो हर लाइट की अपनी एक क्रोमा मीटर होता है जिसपे हम लाइट चेक करते हैं कि इसकी लाइट का कलर टेम्परेचर परफेक्ट है और इसकी लाइट की डेंसिटी परफेक्ट है। तो ये 2 चीजें परफेक्ट होंगी तो आप कहीं भी, अब फर्ज करें ये एलईडी मैंने आज लगाई है, मैं कलर ग्रेड के ऊपर बैठा हूँ, कल एलईडी चेंज हो गई है तो वो कास्ट ही दूसरी दे देगी आपके फेस पे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन कलर ग्रेड जब बैठेगा बोलेगा यार ये कास्ट चेंज हो रही है, ये तो ग्रीन शेड दे रही है। तो इसलिए एरी का फर्क ये है कि वो जब अपने मीटर से लाइट को निकालते हैं या वो एक लॉट जो बनाते हैं, तो उनकी लाइट चाहे आप 100 लगा लें, वो सेम कलर टेम्परेचर देंगे। उनका पर्पल भी सेट होगा, उनका ब्लू भी सेट होगा। वो जो अब इसका एक आपके पास इसकी ऐप होगी, उस ऐप के थ्रू आप इसको लॉक करते होंगे तो वो नंबर लिखा हुआ आता है। बिल्कुल आता है, वो नंबर लिखा हुआ था, इसमें कितना हैश डला हुआ है, कितना ग्रीन आया हुआ है, कितना ये आया हुआ है, तो वो एक नंबर है। तो हर लाइट में फिर वही नंबर होना चाहिए। पता चला यार ये पर्पल ज्यादा दे रही है, वो पर्पल कम दे रही है। तो हर लाइट की अपनी एक डेंसिटी होती है, अपना एक कलर टेम्परेचर होता है। एलईडी की अपनी एक लाइव होती है, वो एक लाइव के बाद डिम होना शुरू होती है। तो वो आप कह रहे हैं यार एलईडी तो बहुत अच्छी जल रही है, जल तो रही है, वो कलर टेम्परेचर वीडियो के लिए पूरा नहीं दे रही। तो कलर ग्रेड वाला कह रहा है यार इसमें शेडोज आ रहा है, या इसकी लाइट की वजह से नॉइज आ गया है, या इस तरह की कोई चीज आ गई है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लाइट की क्वांटिटी और क्वालिटी परफेक्ट होनी चाहिए। इसलिए उस टाइम पे जब 35 पे हम काम करते थे तो मीटर होता था कि मीटर है, इस मीटर के ऊपर मुझे आपके फेस के ऊपर 1.4 का अपर्चर मिल रहा है, तो हम लेंस के ऊपर 1.4 सेट करते थे, क्योंकि नेकेड आई से हमें लाइट नहीं पता चल रही है अभी आपके फेस पे कितनी आ रही है, तो मीटर के बगैर नहीं चलते थे। तो उसके अंदर आईएसओ, इस आईएसओ पे कैमरे का आईएसओ सेट करना और मीटर पे लाइट सेट करना, ये 2 चीजें होती थी। फिर नेगेटिव, इसका कलर टेम्परेचर क्या आ रहा है उसका मीटर लगते थे कि इसका कलर टेम्परेचर आ रहा है 6500, तो वो हमने नेगेटिव 6500 का लगाना है। सही। तो ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब तो आप कलर टेम्परेचर चीजें कैमरे से एक मीटर पे छेड़ होते हैं, जबकि इन कैमरों में भी लाइट मीटर होता है। सही। इन कैमरों में एक कलर होता है फॉल्स कलर के नाम से। ठीक है। फॉल्स कलर के नाम से एक कलर मीटर, लाइट मीटर होता है जो कि आपकी लाइट बताता है कि यार इस पे अगर आप उसमें आप वो ऑन करेंगे तो वो आपके पूरे इन्वायरमेंट की लाइट बताएगा, कहीं पे ब्लैक, कहीं पे पिंक, कहीं पे हर जगह के शेडो बना देगा। तो वो आपको पता चल जाएगा कि बेस्ट लाइट कौन सी है। तो आपने हर दफा वही लाइट को मैच करके चलना है। लेकिन बात वही है ना कि एलईडी हर तरह की है, ये भी एलईडी है, एरी की भी एलईडी है, अपर्चर की भी एलईडी है, लेकिन हर बंदा अपनी एक क्वालिटी की लाइट बना रहा है, उसकी एक लाइफ है, वो लाइफ हमें मेंटेन रखनी है। सही। अब ये जैसे ये लैंप्स लगे हुए ना ये पीछे, ये पहले इसमें नॉर्मल बल्ब्स लगे हुए थे, ठीक है, तो वो कभी कोई फ्लिक कर रहा है, कभी किसी की लाइट इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है। फिर अभी इन दोनों के अंदर मैंने वो अपर्चर के बल्ब्स लगाए, अपर्चर के बल्ब लगाए ताकि वो एक ही इंटेंसिटी हो। बिल्कुल ठीक है, वो डिम लाइट, हाँ, जो भी करना है एनवायरनमेंट के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो अभी इस कमरे में जितनी भी लाइट है, कोई भी इसमें वो वाली लाइट नहीं है, के इलेक्ट्रिक वाली कोई लाइट नहीं है, ये सारी जो है जी सब तो, ये प्रोफेशनल वीडियोस लाइट है। जैसे ये लाइट है ना जो आपकी अभी चल रही है जी, ये भी एलईडी होंगी या ट्यूब लाइट होती है। दिखने में आपको वो ब्लू दिखेगी, ठीक है, जब कैमरे पे हम उसका कलर टेम्परेचर सेट करेंगे ना तो ग्रीन हो जाएगी। तो वो बेसिकली ग्रीनिश कलर शेड देती है। तो इसलिए अपर्चर ने दूसरी लाइटें या डिजाइन करना शुरू की, क्योंकि हो क्या रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री टेक्नोलॉजीज ना बहुत चीजें चेंज कर रही है कि बल्ब खत्म हो रहे हैं तो एलईडी आ गई है, इन्वायरमेंट लाइट शुरू हो गई है, कैमरे सेंसिटिविटी बढ़ गई है कैमरों की। 800 से अब जो दूसरा कैमरा आया है वो 1600 1600 पे आईएसओ पे चला गया, यानी कि आपके पास लाइट ना भी हो
तो भी आप शूट कर रहे हैं, कैंडल लाइट भी आपको कम करनी पड़ी कि यार, हम्म, तो ये लेवल आ गया। तो ये लाइटें भी बहुत होने लग गई हैं अब। सही। तो जितनी चीजें आ रही है ना, टेक्नोलॉजी दिन ब दिन चेंज हो रही है, तो आपको उसके साथ चेंज होना है, ये तो ऐसा। वरना आप पीछे रह जाएंगे। मैं जिस गाने की मैं बात कर रहा था, जो पंजाब में जब गाना शूट कर रहे थे, तो वो रात का एक सीन था कि मतलब गांव का एक घर है उसके अंदर, तो पीछे ना उन्होंने लालटेन लगाए हुए थे। अच्छा, उस वक्त ना वहाँ पे थोड़ी देर में बारिश होने वाली थी और तेज़ हवा चल रही थी, तो पीछे ना उन्होंने लालटेन लटकाई हुई थी, वो थोड़ी देर बाद बुझ जाए, फिर थोड़ी देर बाद बुझ जाए। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो बल्ब्स लाए, उन्होंने बल्ब्स लगाए, वो फ्यूचर के बल्ब्स थे, और उसमें उन्होंने वो वो मैंने इफेक्ट फर्स्ट टाइम वहाँ पे देखे थे। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार टेक्नोलॉजी मतलब यहाँ तक बिल्कुल पहुँच गई है कि पीछे अब आग भी जो जल रही है ना लालटेन में, वो एक बल्ब है। सर, टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो गई है कि अभी आप देखें 2019 में हमने एक फिल्म शूट की थी, उसमें वेल्डिंग लगा के बिजली के इफेक्ट दे रहे थे। आज आप बच्चा बच्चा भी अपर्चर के ऊपर हाँ, चीजें फ्लैश। बन, तो मतलब आप ये देखें ना, दिनों में चीजें चेंज हो रही है, दिनों में। मतलब हम सोचते थे कि यार वेल्डिंग वाले को बनाना है, ये करना है, वो करना है, अब जो करना है। अब टीवी की रिफ्लेक्शन के लिए हम लाइट रखते थे, कटर लगाते थे, आधा लाइट आ रही है टीवी की, नीचे एक छोटी सी लाइट रखते हैं, उसमें इफेक्ट देते थे कि यार टीवी इफेक्ट, तो वो लाइट चेंज होना शुरू हो जाती है। और आसान कर दिया काम को, आसान कर दिया, लेकिन समझना उसको थोड़ा सा मुश्किल है कि आप उसको समझ जाएं। सही। काम बहुत आसान है, लेकिन उसको समझें, ये नहीं कि सिर्फ उसको रख दिया और आपने बस लाइट कर दी। लाइट की भी अपनी एक रिक्वायरमेंट है, आपने लाइट थोड़ी सी इधर से उधर की, आपकी चीज़ चेंज हो जाती है। तो वो प्लेसमेंट ऑफ लाइट वाला जो रूल है वो परफेक्ट है कि वो आपको प्लेसमेंट ऑफ लाइट पता होनी चाहिए। कोई भी स्टूडेंट कहीं से सीख के निकलता है और वो डीओपी, मतलब डीओपी तो हम अभी नहीं देखेंगे, कहेंगे उसको। अच्छा, इसमें भी ना बड़ी कंफ्यूजन है, डीओपी, कैमरा ऑपरेटर, कैमरा असिस्टेंट और सिनेमेटोग्राफर, ये क्या टाइटल है? हाँ सर, ये इस बड़ा पे ये भी बड़ा ये बड़ा रोशनी डालें इस हाँ, पर। इसका चक्कर ये है कि सबसे जो बड़ी पोस्ट है ना, वो है डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। उसके डीओपी। बाद आता है डीओपी, उसके बाद आता है सिनेमेटोग्राफर। अच्छा। हाँ, सिनेमेटोग्राफर डीओपी के अंडर होता है। मतलब 4 सिनेमेटोग्राफर एक डीओपी के अंदर भी काम कर सकते हैं। फर्ज करें, क्योंकि एक डीओपी तो एक है ना, मैं डीओपी हूँ, फर्ज करें मैंने इनको डायरेक्शन देनी है कि बॉस मेरा शॉट क्या है, ओके। ठीक है ना। अब वो भी अपने लेवल के डीओपी हैं, लेकिन वो डीओपी से ऊपर नहीं है। मतलब जो उस वक्त फील्ड पे जो काम कर रहा है बंदा, वो उसके अंदर काम करेंगे। डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, मैं इस फोटोग्राफी का डायरेक्टर हूं, तो जैसा मैं कहूंगा आपने वैसा करना है। आपने इसके सिनेमा के लिए उसको प्रोजेक्ट करना है, शूट करना है, तो आप सिनेमाटोग्राफर हो गए। तो ये एक बड़ा वो है कि सिनेमाटोग्राफर बड़ा टाइटल है, डीओपी छोड़। मैं दोनों को एक ही समझता था नहीं, पहले। सिनेमाटोग्राफर जो है बेसिकली वो डीओपी से के अंडर काम करता है। इसी तरह कैमरा ऑपरेटर हो जाता है, सही है। जो बिल्कुल ही उसको बस कैमरा ऑपरेट करना आता है, ऑन ऑन करके चीजें वैसे, कोई बेसिक सा शॉट बस। फिर असिस्टेंट कैमरा असिस्टेंट होता है, जो कि कैमरे को असिस्ट करता है। आपको कोई चीज़ पूछनी है, अपर्चर ये करना है कि बॉस इसके अंदर आईएसओ ये कर दो, ये कर दो, एनडी डाल दो, ये कर दो, वो तो कैमरा असिस्टेंट है। एक होता है असिस्टेंट कैमरामैन, अच्छा। वो कैमरामैन का असिस्टेंट है। एक कैमरा असिस्टेंट है, एक असिस्टेंट कैमरामैन है। तो ये सब जॉब्स अलग अलग हैं। असिस्टेंट कैमरामैन वो मे भी मेरे साथ एक आया, वो मेरी तरह से जो मुझे सेटिंग चाहिए होती वो जाके कैमरा असिस्टेंट को बताएगा कि बॉस इसमें ये सेटिंग कर दें। और जो कैमरा असिस्टेंट है वो सारे कैमरों की सेटिंग सेम करेगा, उसके पास चाहे 4 कैमरे चाहे 10 कैमरे। तो ये जॉब्स हैं, अलग अलग टाइटल हैं। सॉरी, मैं आपका सवाल पूछिए। नहीं नहीं, बल्कि आधा जवाब तो आपने दे दिया इसी सवाल में। अच्छा, सवाल मेरा ये था कि जैसे कोई स्टूडेंट है, ये सीख के निकला है या सीख के नहीं भी निकला, वो डीओपी बनना चाहता है, उसका ख्वाब है कि यार मैं सिनेमाटोग्राफर बनूं या डीओपी बनूं, तो उसको कौन सा रास्ता लेना चाहिए, मतलब किस तरह वो उसको स्टार्ट करना चाहिए? डीओपी बनने के लिए ना आपको, मतलब मुझे तो ये लगता है यार, मुझे 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 सीखना नहीं पड़ा, मेरे अंदर थे फ्रेम, कभी कभी बन जाते हैं। यहाँ मैं जाता हूँ तो मैं देख रहा होता हूँ कि हाँ यार यहाँ बन जाएगा, हो जाएगा। तो
अक्सर दोस्त जो डायरेक्टर पे कहाँ बन जाएगा, अभी है ना, आ गया ना, या हो जाएगा, तू कर ले, टेंशन नहीं है। तो वो वाली जो चीज़ है ना, वो नेचुरल होती है। मुझे लगता है वो मैं सीख नहीं सकता, मैं सिखा दूंगा आपको, यार शानी भाई ये लाइट यहाँ रखनी है, ये चीज़ यहाँ करनी है, डीओपी के उससे कि यार ये लाइट यहाँ रखनी है, ये यहाँ करनी है, ये आपके अच्छा हो जाएगा। हर दफ़ा तो आप वहाँ नहीं रखेंगे, हर दफ़ा तो आपको वो इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन आप सीख गए कि लाइट यहाँ रखनी है, तो आप वही रखते रहेंगे। डीपी बनने के लिए हर दफ़ा हर इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो वो आपको बेसिकली देखना है, अपने घर में देखना है कि यार धूप जब ज़मीन पे पड़ती है तो कितनी रोशनी बन जाती है। अब हमारे अक्सर ये होता है कि कोई लाइट में बनाता हूँ, यार ये शैडो ना ऊपर जा रहे हैं, अबे तो क्या हो गया ऊपर जा रहे हैं, तो भाई रोशनी है, शैडो तो ऊपर जाएगा। नहीं नहीं यार वो बुरा लग रहा है, यार बुरा लग रहा है। अच्छा, तो वो ये वाली चीज़ समझना, जब आप इन चीज़ों पे वर्क करना शुरू कर देंगे, अपने घर पे आप लाइट देखेंगे, खिड़की से रोशनी ज़मीन पे पड़ रही है, तो आप बैठे हुए, आप पे लाइट पड़ रही है, शैडो ऊपर जा रहा है, तो कुदरत की तरफ से जा रहा है भाई। हाँ। उसमें कोई कमाल वो मतलब मैंने नहीं बनाया है। तो जब आप ये नेचुरल करना शुरू हो जाएंगे ना, ये चीज़ें जब नेचुरल कि यार मैं लाइट बनाऊं नहीं, मुझे लगेगा इस कमरे में लाइट आती है, तो डीओपी का भी यही है, ये चीज़ें ढूंढना शुरू करें। किसी इन्वायरमेंट में बैठे तो नोट करें कि यार सूरज से रोशनी आ रही है, या बाहर स्ट्रीट लाइट की रोशनी कमरे के अंदर आ रही है, तो कैसे आ रही है। उसको जितना नेचुरल करके चलेगा ना, वो उतना उसके लिए आसान है। चीज़ों को आसान बना ले, और जितनी लाइट ज़्यादा करेगा ना, उतना उसके लिए सर का दर्द है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा कंट्रोल करना है। उसके लिए मुश्किल होगा कि ये लाइट, कौन सी लाइट ज़्यादा है, कौन सी कम है। तो जितनी उसको पता होगी कि मेरी प्लेसमेंट ऑफ लाइट और लाइट की क्वांटिटी कितनी कहाँ से आ रही है, वो उसको कंट्रोल कर सकता है। सही है। तो वो इन्वायरमेंट बना रहा है उस सही चीज़ से ना, उसको लेट नहीं कर रहा कि अगर मैंने यहाँ पे एक लाइटन डाल दिए तो लाइटन का इफेक्ट आना चाहिए आपके पास, और वो रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। वो सिर्फ जल रही है और रोशनी आपके ऊपर अलग से एक रोशनी आ रही, तो लाइटन का मकसद नहीं है। सही। तो अगर वो आपने एनवायरनमेंट बनाया तो उसकी कोई ना कोई तो मकसद होगा। और कमरे के अंदर कहीं से भी लाइट को, सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर काम करें, अपनी लाइट पे नहीं। सोर्स लाइट क्या है कि खिड़की से आ रही हो या जो भी नेचुरल लाइट आ रही हो। फिल्म के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ना सोर्स लाइट के, अगर कोई कमरे के अंदर कोई बल्ब भी है तो उसकी रोशनी में आपने अपनी लाइट बना के उसको इन्वायरमेंट बनाना है। ये नहीं कि बल्ब जल रहा है, रोशनी यहाँ से आ रही है, तो वो बिल्कुल नेचुरल लगनी चाहिए। सही। वरना वो लगता है कि यार लाइट हुई हुई है, वो मिसिंग जो कभी कभी आपको लगता है ये ड्रामा लग रहा है, वो क्यों बिल्कुल। लगता है, वो वजह यही होती है कि वो इन्वायरमेंट के साथ मैच नहीं हो रही थी कोई ना कोई चीज़, या कभी सही। एक्टिंग, या कभी कपड़े, या कभी आर्ट डायरेक्शन, या लाइट। ये सब चीज़ मिलके उस इन्वायरमेंट को जब बनाती हैं, तो जो एक्सपोज होता है वो डीओपी का, डायरेक्टर का, आर्ट डायरेक्टर का, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का, सबका मिलके जो काम होता है ना, तो होता है। मैं पीटीवी के किसी ड्रामा सेट पे तो कभी भी नहीं गया, लेकिन रिसेंटली मैं एक मॉर्निंग शो पे इंटरव्यू देने के लिए गया था। तो वहाँ जैसे मैं बैठा ना, तो सबसे पहले तो मैंने चारों तरफ ना देखा कि क्या लाइटिंग हुई हुई है। तो वो हर तरफ से इतनी इतनी लाइट थी, वो सब इवन हुआ था। हमारे यहाँ ना मसला, मैं भी चैनल में बहुत काम किया, यार शैडो आ गया, कोई भी शूट की, यार शैडो आ रहा है। तो हमारे उस्ताद थे, वो भी अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, तारिक लोधी साहब, बहुत सीनियर पीटीवी के सीनियर कैमरामैन थे। तो वो बहुत इन चीज़ों से नाराज़ होते थे। तो वो डायरेक्टर को ही होता था, उससे वाइट पेपर उठा के देते थे, कहते वाइट इंक से लिख के दिखाएं। कहता था वाइट से तो नज़र ही नहीं आएगा। तो कहता है इसी तरह है लाइट भी, कि अगर आप सब कुछ इवन कर देंगे तो फीचर्स कैसे नजर आएगा। शेडो, नाक, आंख, चिन पे लाइट पड़ती है, शेडो आता है तो फीचर्स नजर आते हैं ना। बिल्कुल। अगर आप उसको बिल्कुल इवन कर देंगे, कहीं से भी कोई शेडो नहीं देंगे, तो वो क्या लगेगा, फेस की कोई एक्सप्रेशन, कोई सेपरेशन ही नहीं आएगी। हर चीज़ के लिए, एक लाइट के लिए एक सेपरेशन चाहिए था ना। बैक फिल जो लाइट, बेसिक लाइट है कि फिल बैक, तो एक लाइट की बेसिक है, लेकिन उसकी भी कोई ना कोई तो साइंस है। वो ऐसी तो नहीं बना दी, वो हर जगह के लिए नहीं है। तो वो बड़ा ज़रूरी है, वो आपको समझना कि लाइट बेसिकली आपका इन्वायरमेंट चेंज कर देती है। लाइट आपका मूड चेंज कर देती है। लाइट से आप ड्रामा बताते हैं, लाइट से आप मिस्ट्री बताते हैं, लाइट से आप इन्वायरमेंट कुछ भी बना देते हैं। यार मेरा ये गमगीन वो लम्हा है, तो मुझे इसकी डिप्रेसिंग लाइट कर दे। ये एक्शन है तो इसमें ज़रा ये लाइट कर दे, तो इसमें ज़रा ये कमर्शियल है यार, ज़रा अच्छा दिखा, ये बोतल भी अच्छी नज़र आए रखी हुई। तो वो हर चीज़ का अपना एक रिक्वायरमेंट है, तो वो आप करेंगे तो वो चीज़ परफेक्ट नज़र आएगी। सर, टीवी कमर्शियल्स पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा
कि ये जो टीवी कमर्शियल पे मैंने कल एक डायरेक्टर का काम देखा, तो कल पहली दफ़ा मैंने देखा, मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसका ना प्रोफाइल। तो है वो एक इंडियन डायरेक्टर है, तो उसके टीवी कमर्शियल में ना मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई। जैसे हमारे यहाँ पे मैं ना अक्सर चिप्स वगैरह के मैं एड्स करता हूँ ना, तो मैं हमेशा डायरेक्टर से पूछता हूँ, मैंने कहा यार ये पैकेट कहाँ है, मतलब इतना सीधा पैकेट। मैंने तो कभी किसी दुकान पे भी नहीं देखा। ये तो मैंने कहा ये तो प्रॉपर इस्त्री हुआ हुआ पैकेट है, जिसमें यूं हाथ डाल के चिप्स निकालता है और यूं खाता है। तो उसे कहा कि नहीं, ये पैकेट ही अलग बनता है अलग शूट होता के है, लिए। पूरा उसका मॉक बनाया हाँ हुआ होता है, पूरा का पूरा हाँ उसका पेपर का मोटे वाले गत्ते बिल्कुल। का होता है अच्छा कि वो Right. खराब भी ना हो, पेपर उसमें वाले हाथ भी जाए पूरा। और वो उस हिसाब से हाँ बड़ा भी बनता है, क्योंकि यहाँ छोटे पैकेट होते हैं, उसमें हाथ जाता है तो हाँ। पैकेट ही टेढ़ा हो जाता है। तो ये क्या चक्कर है इधर हमारे यहाँ सर पे। ये तो क्लाइंट का है ना, क्लाइंट को, हम्म, ये तो आप पैकेट की बात बता रहे हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है पैकेट होता ही नहीं है, सिर्फ ग्रीन कार्ड होता है, हम्म, उसके अंदर चिप्स विप्स डाल के रख देते हैं और पैकेट पोस्ट में लगता है पूरा ओए का होए पूरा, होए कलर होए। ये तक भी होता है, क्योंकि हम्म, पैकेजिंग चेंज होने वाली होती है, शूट पहले हो जाता है, पैकेजिंग बनी हम्म, ही नहीं होती, हम्म, तो वो वाले भी चक्कर होते हैं। तो ये एक थोड़ा सा मसला हमें जो है ना, ये कमर्शियल का है। कमर्शियल का क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। तो है। ये क्लाइंट ने तो कहा है कि ये हाँ। कब ये बॉटल जो है एक्वाफीना पूरी नजर आए, हम्म, जबकि क्लाइंट को पता है कि ये पूरा कमर्शियल एक्वाफीना का है, लेकिन फिर भी बोतल पे एक्वाफीना नजर तो ये होता है कि पूरा कमर्शियल बॉस, ये यार हाँ, ये साबुन जो है ये ऐसे दे, नजर आना चाहिए, तो वो 30 सेकंड पूरे उसी के हैं, हम्म, वही बोल रहा है, वही बेच रहा है। तो ये क्लाइंट का है। हमारे यहाँ तो ये वाले, अच्छा हमारे यहाँ ये बड़ा चक्कर है हम्म, कि कोई इंडिया से या कोई भी मुल्क का कमर्शियल हम देखते हैं, हम्म, यार क्या शूट किया है, क्या एग्जीक्यूशन है, हम्म, यार ऐसा क्यों नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही सेट पे आते ना, अंदर का जो क्लाइंट है ना वो जाग जाता है, हम्म, नहीं 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 यार ये तो ऐसे नहीं है, तो यार आपने तो ऐसा बोला, नहीं यार वो तो ठीक है, लेकिन ये हम कर नहीं सकते ना बॉस, हमारे लिए तो यही वाला है पाकिस्तानी कमर्शियल। हम्म, तो हम वही बेचते हैं, गाढ़ा मीठा मलाईदार दूध, कुछ बोलना है मुंह से, ठीक है ना, हमने दूध को ऐसे हाँ समझाना ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। हमने उसको बोल के ही बेचना है, बोल के ही बेचेंगे, हम्म, बताएंगे दुनिया को कि ये गाढ़ा मीठा मलाईदार दूध है। तो ये है, और हर चीज़ जो है ना, हर चीज़ बेस्ट होनी हाँ चाहिए। बेस्ट होनी चाहिए, बेस्ट सब होनी चीज़ें चाहिए। बेस्ट होनी चाहिए। कोई चीज़ भी पर्दे के हाँ। ऊपर जो जो फॉल्स आई हुई ना, हम्म, वो तक भी वो नहीं, वो सिलवटें आ रही है, उसको सेट करे, वो कुशन नहीं ऐसे क्यों पड़ा, ये ग्रीन क्यों है, हम्म, ये ग्रीन तो हमारी जो है उसमें ही नहीं है, ये तो हमारी थीम ही नहीं, कलर थीम ही नहीं है। तो ये कमर्शियल के एक एक फ्रेम पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना, एक फ्रेम पे टाइम, एक फिल्म से फ्रेम पे ज़्यादा। काम होता है सर। एक फिल्म तो मैं इसीलिए, फिल्म तो हम्म, फिर आपका दिल कर रहा है ना। हम्म, अब आप भी फेस करते होंगे ना सर शनि मैं भाई, बिल्कुल करता हूँ वो। जब क्लाइंट कहता है नहीं यार ये पीछे है, हाँ तो या वो आप 30 बोलते सेकंड का होंगे, कमर्शियल होता है। तो उसमें बांसुरी भी बजवा देते होंगे, सब कुछ करवा देते होंगे, तो फिल्म में आपका दिल करता है यार ये बजाऊं मैं, ये बजाया मैंने, मजा आ रहा है। हम्म, तो ये फर्क है। मतलब देखिए, एक महीने में मैं पूरी फिल्म का म्यूजिक स्कोर कर देता हूँ, और जो 30 सेकंड का कमर्शियल होता है ना, वो भी पूरा पूरा महीना चल रहा होता है। अब आप देखिए, मतलब मैं कभी कभी देखता हूँ ना, मुझे फ़ोन आता है कि यार शानी भाई इसका ये एक इसमें ना थोड़ा सा ये चेंज करके ये दे दें। तो मैं जब भेजता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लास्ट फाइल 28 फरवरी को भेजी थी, और आज मतलब 6 फरवरी को भेजी थी, और आज 6 मार्च हो गई है। ये ख़त्म ही नहीं हुई अभी जॉब। ऐसे ही है सर। चल रहा है। और ये सिर्फ साउंड की बात हो रही है, उसकी पोस्ट पे अलग चल रहा होता है, वीएफएक्स अलग चल रहे होते हैं, ग्रेडिंग अलग चल रही होती है। सर कमर्शियल बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि बहुत हो हमारी जाता हमारी दुकानें, हमारे सर। ऑफिसेस चल रहे हैं। अल्लाह चलाए रखे। अल्लाह चलाए रखे और उनको बहुत काम दे। हम सारे लाइट चेंज करने के लिए तैयार हैं, आप सारे म्यूजिक चेंज करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने काम यही करना है। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं फंसी भी होती हैं चीज़ें, वो हाँ हम फिर अपने छोटे मोटे जो भी काम करते हैं, हम जी। अपनी फिल्म बना ली या अपने फिल्म में अपना म्यूजिक डाल दिया, तो वो हम इस तरह निकाल लेंगे। यही है, क्योंकि क्लाइंट भी देख रहा होगा ना हमारी वीडियो। सर एक सवाल जो है ना, मैं अपने पॉडकास्ट में ज़रूर पूछता हूँ, वो बड़ा अजीब सा सवाल है। सर कभी झगड़ा हुआ है शूट पे शूट पे? आपको मजे की चीज़ बताता हूँ, वो गाना आपने ही कंपोज किया हुआ है, अच्छा। फाखिर का गाना था, हम्म, उस पर मेरी मेरी डायरेक्टर से लड़ाई हो गई। अच्छा। हाँ, मेरी ज़िंदगी में 2 ही दफ़ा लड़ाई हुई है,
एक उससे हुई थी, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसामा, अली रज़ा उसामा, जिसने फिल्म की थी शायद मैं हूँ शाहिद आफरीदी, अच्छा। और वो फ़ाकिर का एक गाना था हाँ, 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 बेलिया, उसामा, बिल्कुल। तो वो जो थी बस उससे उस शूट पे ही लड़ाई हुई थी। शाहिद अफरीदी का नहीं, जो शाहिद आफरीदी मैंने नहीं की थी, अच्छा, बेलिया गाने पे लड़ाई नहीं, हुई नहीं, थी। मैं कह रहा हूँ कि वो उसका स्कोर भी मैंने किया था। अच्छा, शाहिद शाहिद आफरीदी, अफरीदी अच्छा, का अच्छा, अच्छा। वो मेरा तो पहला फिर पहली आया फ़िल्म होगा थी। ना, उसामा से तो आपकी मुलाकात जी, रही जी, होगी। बिल्कुल मुलाकात है वो मेरी। असल में एक बहुत बड़ी हमारी राइटर हैं पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की, सीमा गज़ल जी, उनके जी, साहबजादे, उनके साहबज़ादे बिल्कुल। शमून के कज़न भी हैं। तो अच्छा। उससे वो आज टीवी में हमारे साथ था, सीनियर प्रोड्यूसर था, हुँ, तो दोस्ती थी उससे, तो उसके अच्छे काम भी मैंने किए हुए थे, तो उस टाइम पे फिर वो गाना भी उसने कहा कि यार ये करना है, वो डीएसएलआर पे ही किया हुआ है वो गाना भी, हुँ, तो वो गाना मैंने किया था उसके लिए, तो उस सेट पे हमारी थोड़ी सी, क्योंकि उसका अंदर का डायरेक्टर जाग गया था, मेरा हुँ, जो था वो डीओपी हुँ। गुस्से में आ गया था, अच्छा। तो हमारी में हो गई थी, होती हैं चीज़ें, लेकिन वो मतलब बहुत सीरियस हुई एकदम, हुँ। और एकदम ही ख़त्म हो गई, फिर काम शुरू हो गया। किस बात पे हुई थी? असल में उसामा ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है चीज़ें, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक डायरेक्टर के, ऐसा होना चाहिए, यूँ हुँ, होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो उस बात पे सर्दियाँ थी, और मेरी सुबह 5 बजे की दूसरी शूट का कॉल टाइम था, हुँ, और इसने मुझे कहा कि 12 बजे शूट पैकअप हो जाएगी, रात को रहना, और हुँ, वो फेवर डे था, हुँ, तो मैंने कहा यार 12 बजे कर देना, सुबह 5 बजे शूट है मेरी यार, हाँ हुँ, 12, 3 बज रहे थे, हुँ। शूट पैक नहीं हो रही थी, रात के, और सुबह आपकी सुबह दूसरी 5 बजे मेरा दूसरा सेट था, ओए होए! और मैं सुबह 5 बजे का निकला हुआ था, और सुबह के 3 बज रहे थे, ओए होए होए! तो मैं मतलब बिल्कुल, मैंने कहा यार मैं दूसरे के सेट पे जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगता, मैं हुँ, थका हुआ आऊँगा और चीज़ें, तो उसके अंदर का एकदम डायरेक्टर जागा यार, वो वाला ना कि वो भाई मतलब ये क्या तरीका है, और ये वो, तो मेरे अंदर का वो हो ये रहा था कि एक शॉट था जिसमें उसको बर्फ पे बिठाना था, अच्छा। बर्फ पे बिठा के किसी को, वो हुँ, गाने में भी है कि वो उसको हाँ। गोहर को बिठाया हुआ है बर्फ के ऊपर और हुँ, बिल्कुल। मार रहे हैं, तो हुँ, वो सर्दियों के दिन, हुँ, और बर्फ कहाँ से मिलेगी सर्दियों में बर्फ, तो उसने ठट्टा से कहीं से बर्फ बर्फ मंगाई थी, तो वो बंदा ठट्टा बर्फ लेने गया होता, और हम शूट कर रहे हैं कायदे आजम हाउस, यार। तो वो उसका वेट हो रहा था, हुँ, तो मैंने कहा यार मतलब एक शॉट के लिए बैठे हुए, तू पानी डाल दे इसके ऊपर, हुँ, यार तुम डायरेक्टर हो क्या तुम, मतलब मुझे बताओ, वो वाली चीज़ शुरू होगी, हाँ। तो फिर मैं भी अंदर से बहुत, और मैंने भी फिर गाली गलौज हो गई अच्छी खासी, ठीक ठाक, मैंने सेट वेट पे लात वात मार के जब मैं गाड़ी की तरफ अपने गया, और गुस्से में मुझे पता नहीं चला मेरी गाड़ी कहाँ है, और गाड़ी की चाबी जेब में, और हाँ, मैं चीख रहा हूँ मेरी चाबी दो, मेरा ये दो, मेरा वो दो, हाँ। ओसामा आया आके पीछे से, उसने मुझे पकड़ लिया, हक कर लगा यार तू नाराज हो रहा है, मैंने कहा यार, अब वो एकदम मैं इतना हाइपर था कि एकदम मैं बैठ के फिर उसकी शक्ल देखा, मैंने कहा यार तू आदमी तू क्या कर रहा है यार, तो यार आना हुँ, जैसे बोलेगा वैसे कर लें यार, काम खत्म करते हैं, मैंने कहा अच्छा, अगले 15 मिनट में वो शॉट खत्म हो गया, हुँ, तो समाओ इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन वो डायरेक्टर्स को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि यार हुँ, आगे भी किसी के साथ कि आपके सेट पे अगर कोई थका हुआ आएगा तो आपको कैसा लगेगा, हुँ, तो ये थोड़ी सी मैं कहूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा कि भाई डीओपी से उतना काम लो जितना उसकी, हुँ, जितना वो कर सकता है, सही। ज़रूरी नहीं कि आप उसके साथ कंटिन्यू, क्योंकि डीओपी भी बहुत क्रिएटिव आदमी होता है, ऐसा नहीं है कि हुँ, सिर्फ डायरेक्टर ही है, बिल्कुल। या और भी लोग हैं, डीओपी की भी एक आंख होती है, एक चीज़ें होती हैं, सोचने समझने की सलाहियत होती है, उसको भी हुँ, लाइट देखनी है, करना है, फ्रेम बनाना है, ट्रैक करवाना है, चीज़ें करनी है, हुँ, तो उसको भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो वो भी एक टाइम तक काम करेगा ना, हुँ, और जब आप बोलेंगे शॉट बना दे, वो रेडी थोड़ी, मतलब ये सही। कंप्यूटर ये बना दिया, तो उसको भी थोड़ा सा चाहिए, हाँ यार लाइट करूँगा, चीज़ें करूँगा, हाँ, अपनी चीज़ तो वो भी ख़राब नहीं आने देगा, तो वो थोड़ा सा मेरा होता है हमेशा डायरेक्टर के साथ कि हुँ, थोड़ा सा टाइम कम, शूट के ऊपर जितना टाइम लगाना है लगा लो, फजूल बैठ के पीछे वो नज़र नहीं आना हुँ, किसी को कोई चीज़ भी, तो सही। ये है यार। शानी भाई अभी आपने मेरी फिल्म बनाई, जी। आपने बनाई है, हुँ। जो साउंड से जो उसको डिज़ाइन किया, आपको कैसा लगा आपको मेरा काम? आपकी फ़िल्म माशाल्लाह सर मतलब बड़े मज़े से की है और मुझे बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं लगा कि ये मैं पहली दफ़ा कोई डायरेक्टर कर रहा है। मैं इसी बात पे तो हैरान हूँ चलें कि सर। यार ये बिल्कुल परफ़ेक्ट फ़िल्म और माशाल्लाह और फ़िल्म का टॉपिक भी बहुत अच्छा है और फ़िल्म है भी बहुत मज़े की। फ़नी फ़िल्म है, जो आपने जो चीज़ बनाई भी है। शानी भाई के साथ मेरा कोई तकरीबन 7-8 महीने से हम लोग एसोसिएट हुए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, जी। तो मेरा तो बड़ा
मतलब मैं जो जैसा मैं सोच रहा था वैसा मैं बोल भी देता था, क्योंकि इनको म्यूज़िक बताना गलत है कि मैं इनको बताऊं कि भाई म्यूज़िक कैसे होगा। तो शानी भाई इज़ बेस्ट म्यूज़िक हमारी इंडस्ट्री के, हमारी जितनी भी बड़ी फिल्में बल्कि बनती ही यहीं से, हम लोग तो सिर्फ लेकर आते हैं, वो बन के निकल रही होती हैं यहाँ से। तो शानी भाई के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस 7-8 महीने का रहा है वो बेस्ट रहा है। मैंने जो जिस तरह चाहा, जिस तरह से भी कहीं पे मुझे अगर चीज़ें चेंज करनी है तो वो उस तरह से मुझे करके दी, और मेरे लिए बेस्ट है कि शानी भाई के साथ मैंने ज़िंदगी में एक काम कर लिया। आगे पता नहीं। नहीं सर, बिल्कुल करेंगे। हाँ भाई, इस पॉडकास्ट के बारे में क्या कहेंगे? मेरे लिए तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं यहाँ पे आया, शानी भाई के साथ बहुत सारी बातें हमने शेयर की और बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को नहीं पता वो बताई। अच्छी चीज़ ये लगी कि इस प्रोग्राम से अगर हमारे जो भी इंडस्ट्री के लोग जो कुछ अलग से भी अगर मुझसे पूछना चाहते हैं या शानी भाई के थ्रू कोई भी किसी भी किस्म की कोई हेल्प चाहिए, तो मैं हमेशा हाजिर हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा कि मैं इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ कर सकूँ। और इस प्रोग्राम के ज़रिए जितनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली है, अगर आपको अच्छा लगे तो इस प्रोग्राम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शानी भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर बहुत बहुत थैंक यू सो मच मेरे शो पे आने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। और मैं आप हमेशा इस बात पे आभारी रहूँ। थैंक यू सर। चलो जी, थैंक यू सर। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।